अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। वन डे बिफोर की कामयाबी को देखते हुए मिड टर्म एग्जाम स्पेशल का भी काफ़ी दबाव रहा था शुरुआत से ही, और मैंने इस बार कोशिश भी की है कि मैं जितने भी वीडियोस हैं उसको मैं लाने की कोशिश करूं, आपके सामने सब कुछ प्रेजेंट करूं, खासकर उन बच्चों के लिए भी जिनके पास सपोर्ट मटेरियल है नहीं है। और मेरी ये कोशिश होगी कि फास्टेस्ट रिवीजन ही हो आपका। मेरे ये वीडियो को लास्ट में लाने का एक कारण ये भी है कि आपकी जब ऑलरेडी पूरी तैयारी हो चुकी हो तो आप इसको फास्टेस्ट रिवीजन के तौर पे ही देखें। आप इस पे पूरी तरह डिपेंडेंट ना। आधे घंटे में मैं कंप्लीट रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा, और आप घर से निकलने से पहले मेरे ये वीडियो जो वन डे बिफोर देख कर चले जाए, और 101% पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी मेरी ये कोशिश है। और इसी को, चाहे कोई पब्लिक स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो किसी ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट मटेरियल अब तक नहीं मिला है, तो पूरा ध्यान रखा है कि उनके पास ये हर एक चीज़ अवेलेबल हो। और ये ऐसा हो कि आप एक बार उसको देख भी लें। ऐसा है कि पिछली बार कुछ बच्चों ने ये कहा था कि उनके कुछ वीडियोस जो हैं वो जैसे दिखाई देने में, जैसे स्क्रीन पे जैसे ब्लैक बोर्ड यूज किया है तो उसमें दिक्कत है। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें मैंने ऐसा मटेरियल यूज करूं कि आपको 101% जो चीज़ें मेरे दूसरे वीडियोस में अगर कम रह गई हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और इसके लिए मैंने ये कोशिश की है कि हर एक टॉपिक कवर हो आपका। जो टॉपिक्स मैंने अभी तक के पहले के वीडियोस में कम है वो यहाँ पे मैं आपको कवर करके दिखाऊं। मिड टर्म सिलेबस हो गया। मार्क्स का क्या है क्राइटेरिया, कितना टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, हर एक चीज़ को जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो बेशक आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने हैं। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि एनुअल टर्म में जैसे हमारे कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं, है ना। जैसे कि पोइट्स एंड पैनकेक इंटरव्यू गोइंग प्लेसेस, और 2 पोएम रह गई हैं, और 2 ही चैप्टर विस्टास के रह गए। तो मिला जुला कर देखा जाए तो मिड टर्म एग्जाम में हमारे पास जितने भी चैप्टर आने हैं, है ना, वो आपको पता ही है कि 22 मार्क्स का हमारा रीडिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन जो हमारे पास जो है वो 18 मार्क्स का है। रीडिंग सेक्शन हो चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक, खासकर जो मेरे पिछले वीडियो में जिसके मटेरियल में थोड़ी बहुत भी कमी रही उसको मैंने सब कुछ यहाँ कवर करने की कोशिश की है। और मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम टाइम में, है ना, आपको ये सब कुछ करा पाऊँ। और ये क्विक रिवीजन के तौर पे ही लेंगे। मैं इस वीडियो को बिल्कुल एक दिन पहले ही आपके बीच में लाने का मुख्य कारण ही यही है कि आप पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट ना हो। जैसा कि वन डे बिफोर की थ्योरी थी मेरी, सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्विक रिवीजन है। मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड ही मैं केवल बताऊंगा, और मैं इसमें टिप्स भी बताऊंगा, एग्जाम के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा। लेकिन आप कॉपी पेन लेकर रखें, लिखते भी रहें, नोट डाउन भी करते रहें। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो है 80 मार्क्स का जो भी पेपर है, इसमें आपके पास जो रीडिंग सेक्शन है वो हमारा क्या होता है, 22 मार्क्स का होता है ना। अब ये 20, इसमें हमारे पास 2 पैसेज होते हैं, एक 12 नंबर का होता है 12 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का। और आपको पता है कि इसमें जो हमारे पास जो है एक वन अनसीन पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए इसके लिए ट्रिक क्या रहने वाला है और आप इसमें कितना टाइम लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम अनसीन पैसेज को करते वक्त ही इतने उसमें मशगूल हो जाते हैं कि हमारा पेपर छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, है ना। जैसे आपको पता है कि एक जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, और पैसेज जो है फैक्चुअल होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। दूसरा जो है केस बेस्ड होता है, जिसमें विजुअल इनपुट्स भी हो सकते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा हो सकता है, कंप्रिहेंशन। मेन चीज़ समझ समझ के करना है उसको। तो ये 22 मार्क्स है। और ये जो कंबाइंड वर्ड लिमिट दोनों पैसेज का 700 to 750 वर्ड्स होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करें तो हम कर पाएंगे। और राइटिंग सेक्शन हमारे पास जो है 18 मार्क्स का है। इसमें पहला नोटिस है हमारे पास, जो 50 मार्क्स 50 वर्ड्स में देने होते हैं, और 4 मार्क्स होते हैं, है ना। मैं एक एक टॉपिक को भी कराऊंगा टेक्स्ट बुक से लेकर। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 101% अपने, हालांकि आज तक करा ही पाया है वन डे बिफोर में तो, जब 5 चैप्टर 6 चैप्टर एक्स्ट्रा है तब करा लेता हूँ। तो इसमें भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कर पाऊंगा। अब नोटिस जो है, और यहाँ पे मैं, जैसे कि पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के हैं जिनके पास सपोर्ट मटेरियल अब तक आया नहीं है, तो उनके लिए हद से ज़्यादा फ्रूटफुल होना है। मैं इसमें अपने नोट्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए अभी तक के जितने मेरे वीडियोज़ हैं उन सबसे ये बेटर वीडियो रहे, है ना। और ये मैं तो कहा ना कि मेरे लिए एक लाइब्रेरी के तौर पे एक कलेक्शन में भी चला जाता है। तो देखिए, नोटिस हमारा 50 वर्ड्स का है, 4 मार्क्स का होता है ये। फॉर्मेट के 1 नंबर होते हैं, और कंटेंट हमारे पास 2 मार्क्स का होता है, और इसमें ग्रामर वगैरह 1 मार्क्स का है। ऐसे फॉर्मल इन्विटेशन है, उसका रिप्लाई भी है।
ये भी 4 मार्क्स का होता है। तो 4 और 4 8 नंबर हो गए। और इसके बाद जो हमारे पास जो है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों उसका रिप्लाई भी होता है ना। इसके बाद हमारे पास जो है आर्टिकल राइटिंग है और एक लेटर राइटिंग है, जॉब के लिए खासकर आता है पेपर में, है ना। तो ये जो है हम इसको जो 5 मार्क्स का होता है यहाँ पे वो, हाँ ये रहा, इसी में दिया होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये 5 मार्क्स का है। जैसे कि लेटर टू एडिटर है, ठीक है, और एक एप्लीकेशन फॉर जॉब है विद बायोडाटा और रिज्यूम। तो ये जो है ये सबके बारे में मैं एक्यूरेट बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, घर से निकलने से पहले एक बार देख लेंगे, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, वो भी हर एक चैप्टर के साथ, राइटिंग सेक्शन के साथ। जो गलतियां होती है वो आपसे नहीं होंगी। और इसके बाद आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों में चॉइस होती हैं। तो जो आपको ज़्यादा, जैसे रिपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन आपकी वो इच्छा है जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। ये भी 5 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स 1 मार्क्स जो है फॉर्मेट का होता है, और जो है 2 मार्क्स कंटेंट का, और एक जो है वो एक्यूरेसी है, कोहेरेंस है ना, रिदम है, फ्लुएंसी आपकी है नहीं है, ग्रामर है, ये सब चीज़ें एक्सप्रेशन में आ जाते हैं ये सभी। और 40 मार्क्स का जो हमारे पास जो है सेक्शन सी है, यानी कि जिसको लिटरेचर सेक्शन कहते हैं। इसमें देखिए कि वन पोइट्री है, इसमें हमारे पास जो है वन पोइट्री एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि कोई स्टेंजा आ जाता है फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो से। और ये हमारे पास 6 मार्क्स है। ये ध्यान रखिएगा, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और ये 6 मार्क्स, ये आपको कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके एमसीक्यूज भी होते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऊपर बात करूं तो हमारे पास जो रीडिंग सेक्शन है उसमें भी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन उसको करना कैसे है वो मैं डिटेल में आपको आगे टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ, है ना। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए आप कि इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें से हमें करने 5 है, और 2 2 मार्क्स के हैं ये। जबकि हमारे पास ये जो है एक्सट्रैक्ट हमने जो देखा अभी कि 6 मार्क्स के 2 थे, और विस्टास का हमारा 4 मार्क्स का था। तो ये ध्यान रखिए कि ये भी हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम तीनों सेक्शन को 1 1 1 आवर में डिवाइड कर लें तो हमारा पेपर बहुत ईजिली हो जाएगा। और उसमें भी अगर हम 45 मिनट का ले लें तो 45 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो हमारे पास कहीं पे भी ज़्यादा या कम हो उसको हम करेंगे। और शुरुआत में जो हमारे पास पढ़ने का टाइम होता है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टार्स में भी आप देखिए कि 40 to 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, एनी 2 करने होते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स का ये हो गया। तो मिला जुला कर जो है आपका पेपर बहुत ही बैलेंस्ड होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पास वो प्रोज और पोएट्री का जो होता है, इनमें से ध्यान रखिए कि 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें एनी आउट ऑफ 2 करने होते हैं आपको, और ये आपको 5 मार्क्स देता है। ऐसे ही विस्टास का भी एक क्वेश्चन लॉन्ग होता है करने के लिए, है ना, एनी आउट ऑफ 2 क्वेश्चन होते हैं टू बी डन, है ना, ये भी आपको 5 मार्क्स देता है। इस तरीके से आपके टोटल 80 मार्क्स बन जाते हैं। फ्लेमिंगो में हमारे पास जो है ये देखा जाए तो इंडिगो तक है ये, है ना, 5 चैप्टर्स हैं टोटल। और इधर जो है आपकी पोइट्री में 3 है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी तक, है ना, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। विस्टास में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 चैप्टर्स है एनिमी तक। तो ये मिला जुला कर हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर है कि एनुअल टर्म के लिए हमारे पास कम ही रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वन डे बिफोर को देखते हैं और 1 2 चैप्टर है उसको आप स्किप करके देखिए तो आपकी तैयारी वहाँ पे भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए आपको इसमें सोचने की ज़रूरत। अब हम रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं। ये आपका 22 मार्क्स का होता है ना। अब ये समझना है कि 22 मार्क्स के लिए, इसके लिए ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जो हमें पेपर मिलता है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ ही अगर हमने उस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ अगर मेरे पास जो जो की वर्ड्स हैं वहाँ जो मिल रहे हैं, है ना, तो उस वर्ड को अगर मैं पैसेज में पढ़ते हुए अंडरलाइन कर लूँ, कहीं अंडरलाइन करके कहीं टिक लगा लें, कहीं कुछ लगा लें, को जो भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो उससे हमारे को आसानी हो जाती है। और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एक बार आइडिया लग जाता है कि पैसेज किस चीज़ से रिलेटेड है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं चलता, और जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है वो बार बार उसको पढ़ते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। जबकि आपको मैंने एक अंदाज़ा दिया है कि आपको लगभग 45 मिनट के अंदर दोनों ही कर लेना है ना। तो ये पढ़ते वक्त जो मैंने कहा कि आप उसको यूटिलाइज करेंगे, तो इसको आप समझना है कि उसमें ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करिए, है ना। कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आपको डिफिकल्ट है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मीनिंग को समझने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन का जो मीनिंग मिल गया है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, व्हाट है तो व्हाट से है, तो आपको मैटर देना है ना, वेयर है तो प्लेस बताना है ना। तो अब मान लेते हैं क्वेश्चन ही वेयर से शुरू है, तो देखिए कोई स्थान का दिया हुआ है, यूएनओ का नाम दिया है, कहीं कुछ और दिया है ना, या कंट्री है या कोई प्लेस है ना। वाई है तो रीजन में बिकॉज वगैरह करके कुछ मिल सकता है आपको, है ना। हाउ है तो कैसे में कोई प्रोसेस है, तो आप क्वेश्चन के वर्ड को, या हेल्पिंग वर्ड से शुरू है, यस और नो में है, तो उसमें तो कम से कम पता ही है आपको कि यस और नो होगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें 50% लगभग होते ही हैं, तो ये आपको टाइम भी बचाता है। लेकिन आप इसको समझिए कि पढ़ते वक्त आप समझिए कि पैसेज का मेन थॉट क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है, उसका पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना। और इस चीज़ का जनरल आइडिया अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर आप उसको जब एक बार क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं आप, तो जब दोबारा धीरे धीरे आप उसको पढ़ते हैं, अगर आपको इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो आप 2 पेज 3 पेज जब वो आपको लगता है, क्वेश्चन नंबर डालिए, केवल जैसे 1 है, ए है आंसर इसका, आपको लगता है तो ए लिखिए और आगे छोड़ दीजिए। ए का जो आंसर है, जो मान लेते हैं वो, जो उसका ऑप्शन है, उसको आप बाद में नोट करिए पेपर को कंप्लीट करने के बाद। ए पे भी आपको 1 नंबर ही मिलना है और लिखेंगे तब भी 1 नंबर मिलना है। तो कोशिश करिए कि ये काम पेपर होने के बाद करें आप, है ना। और आपका एक तो ये भी हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 5 है और इसको आपको 30 to 40 वर्ड्स में या 20 वर्ड्स में देना है, तो 3 लाइन छोड़ दीजिए अगर आपको अभी लिखने में दिक्कत हो रही है, ताकि आपको इससे ये आसानी होगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है। कई बार हम बार बार पेज ही पलटते रह जाते हैं। कई बार हम एग्जाम में देख रहे होते हैं तो बच्चे बार बार पेज पलटते हैं, कौन सा क्वेश्चन किया, कौन सा छूटा, और इस चक्कर में उनका पेपर भी छूट जाता है। तो सीक्वेंस में करेंगे तो आसानी होगी। ये नहीं है कि उसको करना ही है, लेकिन आपने पहले से ही जो आपने पेपर मिलने के साथ ही आपने जो लाइनिंग खींचनी है ये सब खींच लिया, जहाँ पे भी आपको लिखना है वो आपका बॉडी तैयार है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। और यहाँ जैसे देखिए लिखा है कि 18 to 20 मिनट्स आपको टाइम देना है। ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका दूसरा पेपर छूट जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है, कुछ वोकेबलरी में भी होती हैं कि कोई सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स बताइए, यानी कि पर्यायवाची, तो मीनिंग से भी आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने वर्ड्स का वो क्या है और कैसे उसका क्या अर्थ है ना। और जैसे खासकर जो वर्ब वर्ड का फॉर्म भी लगभग एक जैसा ही होता है ना। तो आप इस चीज़ को भी समझिए कि कई बार वर्ड का जैसे TION वाला है और वो भी TION वाला है, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर बाय द वे 99% ऐसे केसेस मिलते हैं, तो आप उसको भी देखिए कि सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं या एंटोनिम्स क्या है। तो वो वोकेबलरी के भी 2-3 मार्क्स होते हैं, तो वो आप कोशिश करिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप बड़े आराम से पेपर को करने की कोशिश करेंगे तो आपके 12 और 10 22, यानी कि 22 मार्क्स आपके ये क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपरों के टाइम में अनसीन पैसेज पे ज़्यादा अपनी एनर्जी को नहीं लगाना चाहिए, अपने ज़्यादातर राइटिंग सेक्शन और आपको टेक्स्ट बुक पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे तो कई बार कहते हैं ना कि दिमाग में आ जाता है ये है वो है, और कई बार आप बिना पढ़े भी अच्छा आंसर कर पाते हैं जो आपको रीडिंग सेक्शन का करना होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि अभी से 3 दिन, क्योंकि ये तो मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम स्पेशल है, कल आपका पेपर है, तो मैं आज उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। ये मेरे 1 डे बिफोर में भी ये बात कहता हूँ कि आप जो अनसीन पैसेज है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, ये सब अगर ईमानदारी से आप करेंगे, वोकेबलरी अपनी मजबूत करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी अपने आप ही हो जाएंगी। अब तो आपको सारा का सारा ध्यान फोकस करना है अपने राइटिंग सेक्शन पे और टेक्स्ट बुक पे, ताकि ये पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए। अब बात करते हैं हम राइटिंग सेक्शन की। जैसा कि मैंने कहा था कि ये 18 मार्क्स है, और 18 में भी आपको पता है 4+4+5+5 है ना। और ये जो 5 and 5 तो है, इसमें आपको ज़्यादा लेंदी लिखना होता है, टाइम भी लगता है। लेकिन ये 4 and 4 मार्क्स के इजी फॉर्मेट्स हैं, बिल्कुल जैसे कि फॉर्मल इन्विटेशन है या तो नोटिस है। तो देखिए नोटिस क्या होता है, मैं A to Z, ये मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने, कंटेंट में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड कई बार या वाइट बोर्ड होता है, दिखता नहीं है। तो यहाँ देखिए कि नोटिस क्या है, रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना। और इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास कन्वे करना है, मैसेज करना है, कोई मान लो स्कूल है, वो बच्चों को कोई सूचना देना चाहता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स है, क्लब है, वो कुछ भी लिखना चाहते हैं, सभी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। इसमें आपको 4 मार्क्स है, और 4 मार्क्स में मैंने आपको बताया ही है कि 1 मार्क्स हमारा क्या होता है,
फॉर्मेट का होता है ना? कई बार बच्चे लिखते नहीं हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बनाइए, बॉक्स में लिखना होता है, तो ये सब ध्यान रखिए कि अगर आपने बॉक्स में लिख दिया और कर दिया तो उसमें आपको कंटेंट हो गया, टॉपिक लिख दिया आपने, सब्जेक्ट लिख दिया तो भी नंबर मिलेगा, लेकिन लिखिए, ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए, है ना? चाहे गलत आए, सही आए, जैसा भी है उसको लिखिए। और मेन क्वेश्चन का जवाब क्या होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फॉर whom एंड टू whom, है ना? whom टू कॉन्टैक्ट, यानी कि किसको कॉन्टैक्ट करना है, कौन है, क्या मैटर है, कब है, कोई प्रोग्राम है तो कब है, कहाँ है, कैसे है ना? तो ये सब प्रश्न के जवाब, ये 2 मार्क्स है। लेकिन अब अगर आपने कंटेंट लिख दिया गलत सही टूटी फूटी लैंग्वेज में भी, तब भी आपको ये 2 मार्क्स ये मिल गया, 1 मार्क्स ये मिल गया। बचा क्या? ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, आपकी एक्यूरेसी में गलती हो सकती है, 1 नंबर कट जाएगा, इससे ज़्यादा का तो कोई नहीं है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि नोटिस को ज़रूर लिखें, और ध्यान रखिए कि जब भी हम लिखें तो वो भी बहुत सारी चीज़ें, कि देखिए नोटिस, अब इसमें तो रटना नहीं है, ये लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखिए, सुंदर लिखिए और सेंट्रल में लिखिए, है ना, बीचों बीच। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? डेट लिखना है। डेट लिखने का ये ऐसा ही तरीका होता है, ये नहीं कि आप ये टीएच बच्चे ऊपर लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है ना? आपको क्या करना है कि ऐसे 5 है तो सीधा 5 मार्क्स लिख दीजिए, जैसे यहाँ लिखा है इन्होंने, है ना? कई बच्चे ऊपर ये टीएच लगा देते, ये भी गलत है। या तो टीएच लगाएंगे तो हम यहाँ लगाएंगे बिल्कुल सीधा। अब उसमें इतनी क्यों झमेले में पड़ना है? सीधा लिखो आप कि डेट जो भी है और उसके बाद ईयर, केवल और केवल जो आपका लिखने का तरीका यही होगा कि ये नहीं है कि कहीं पे भी कुछ बच्चे ऐसे 5 3 ये करके लिखते हैं, वो भी गलत है। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो डेट लिखना है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये 2024, तो 2024, और 5 मार्च है तो 5 मार्च 24, जो भी है ऐसे लिखिए आप बिल्कुल, है ना? इसमें आपको कोई गलत करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस में आपका जो डेट है, टाइम है, वेन्यू है, तो वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, कि अगर आपने वो लिखा है और सब कुछ जो आपका डेजिनेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें, वो आपकी क्या होंगी? लेफ्ट में होंगी। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाइए, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और आपको ये बॉक्स में लिखना है जो मैंने आपको बताया। यानी कि आपने नोटिस लिखा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेट कहाँ लिखे, कैसे लिखे, तो आप ध्यान रखिए कि जैसे आपने नोटिस यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने मान लेते हैं स्कूल का नाम है तो यहाँ आपने ऊपर लिख दिया, है ना? अगर कई बार नोटिस बोर्ड बच्चे लिखते हैं तो वो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन उतने झमेले में पड़ना ही क्यों, है ना? इन दोनों के बीच में आप चाहे तो यहाँ डेट लिख दीजिए ताकि अट्रैक्टिव लगे, या आप यहाँ सब्जेक्ट इसके बाद लिखते हैं तो आप यहाँ इसके ऊपर बीच में डेट लिख सकते हैं। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी। जैसे यहाँ अगर आपने नोटिस लिखा है और यहाँ कैपिटल में आपने पूरा सब्जेक्ट लिखा है और अंडरलाइन भी कर दिया है, बीच में डेट लिख दिया, तो ये स्पेस होने से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और बाकी सारी लाइनें आपको लेफ्ट अलाइन करके लिखना है। लास्ट में जिसने ये नोटिस को इशू किया है तुरंत में उसका नाम होगा, तो ये ध्यान रखिए। अभी मैं इस पे आऊँगा, अभी इसके आगे जो दिया भी हुआ है तो उस पे मैं आ भी रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से है। हाँ, ये है एक एग्जाम्पल, मैंने आज सपोर्ट मटेरियल इसलिए यूज़ किया है कि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना? जैसे कि देखिए कि इंस्टीट्यूशन नेम है या एड्रेस है, उसके एड्रेस के साथ, जैसे डीपीएस रोहिणी सेक्टर 24 लिख दिया हमने, नोटिस लिख दिया, यहाँ डेट लिख दिया, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे DDYYMM नहीं लिखना है ना? आपको जैसे मैंने बताया कि कल तारीख क्या है, कल अगर 8 है तो आपने सीधा लिखना है 8, और अक्टूबर है तो अक्टूबर OCT, है ना, डॉट, है ना, आपने पूरा नहीं लिखा है, और 2024, ठीक है, तो ऐसे लिखना है। क्लियर? ये ध्यान रखिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है जैसे ये लिखा है, बिल्कुल गलत है ये। हाँ, इसके बाद आपने टाइटल लिखना है, और बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या होता है कि जो भी हमारा नोटिस का बॉडी है, वो ध्यान रखिए कि हमने सब्जेक्ट जो लिखना है वो ये भी यहाँ पे इन्होंने टॉपिक हेडिंग है ना, ये वाला जो सब्जेक्ट के लिए हो गया, तो वो ध्यान रखिए कि यहाँ ये सब्जेक्ट है ना? इसको आप अंडरलाइन कर देंगे तो और सुंदर हो जाएगा, और ये आपको बीच में आप लिख सकते हैं। इसके बाद सब चीज़ लेफ्ट में होगा, है ना? लगना चाहिए कि लाइनें यहीं से खींची गई हैं ऐसे, है ना? अब इसमें क्या है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है एंड हु है ना? हु का आंसर तो ये हो गया जो लास्ट में है, जिसने और हुम टू कॉन्टैक्ट तो नीचे होते हैं अंडरसाइंड, ठीक है, तो वो लिखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको समझा रहा हूँ कि जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, बिल्कुल सही है ना? जैसे कि यहाँ स्कूल का नाम लिख दिया,
नोटिस लिख दिया, देखिए बीच में यहाँ पे इन्होंने डेट लिखा है, और डेट लिखने का तरीका हमेशा यही रखिए आप। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इससे स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। ये आप ध्यान रखिए कि ये जो लेफ्ट अलाइंड है, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ये आप लेफ्ट अलाइंड रखिए, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं कि ये आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर में जितनी आसानी जैसे लिखने में होती है वही हमारा फॉर्मेट होता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म डैट। इसके बाद ये खाली जगह है। तो जो खाली जगह है, इस खाली जगह में हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि न्यू स्कूल ऑडिटोरियम है, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज। तो ये आप खाली जगह में जो चीज़ दिया है वो आप लगाइए। फिर उसके बाद क्या हो गया, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, यानी कि इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज। फिर डेट, ये सब खाली जगह में आप डेट भरिए जो आपको भरना है, और बाई, जो जिनका नाम लिखा है उसमें वो आप लिखेंगे, है ना। और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने लिखा है कि बाय ऑनरेबल या बाय आवर स्कूल है, तो ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द न्यू स्कूल ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे ये खाली जगह में ही आपको चेंज करना है। लैंग्वेज में यही बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। और उसके बाद हालांकि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में बच्चे याद कर लेते हैं, फिर ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत कर लेते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देखिए कि इज है तो गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड, है ना, यानी कि इनॉग्रेट होने जा रहा है, ये इसकी हिंदी हुई। और तारीख ऑन लगाया, इसके आगे ऑन के आगे डेट आएगा, एट लगाया तो टाइम आएगा, और किसके द्वारा किया जा रहा है वो, बाय ऑनरेबल डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली। अब इसके बाद क्या कहा, ऑल द स्टूडेंट्स अलोंग विद दियर पेरेंट्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द प्रोग्राम। ये तो कॉमन लाइन है, हर जगह यूज होता है, इसको याद कर लीजिए, है ना। अब देखिए अलोंग विद दियर पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स अपने माता पिता के साथ इनवाइटेड हैं, आमंत्रित हैं कि अटेंड करें इस प्रोग्राम को, है ना। अगर आप चाहें अलोंग विद दियर पेरेंट्स नहीं लगाना तो लगा दीजिए, हटा दीजिए उसको, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द प्रोग्राम। इसके बाद ऑल गेस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू ऑक्यूपाई दियर सीट्स बाई 9:30 AM। अब ये आपको जरूरत है तो लगाइए, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लगाइए, है ना। कुछ और भी चीज़ें हम लाइन में ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, आपने लिख दिया फॉर फर्दर डिटेल, ये भी कैपिटल में फर्स्ट लेटर लिख के आप बिल्कुल ऐसे यहाँ से ऐसे लिखिए जो सुंदर लगे। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, जो जिसका साइन नीचे है ना, अंडरसाइंड मतलब कि आपको अधिक जानकारी के लिए फॉर फर्दर डिटेल्स और भी जानकारी चाहिए तो आप अंडरसाइंड, जिसका साइन है नीचे, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, कभी प्रिंसिपल है ना, कभी कोई है ना, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई प्रोग्राम वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ख़ासकर दूसरा एक और भी चीज़ है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई टूर पे हम जा रहे हैं, कोई एक्सकर्सन टू गोवा है, आगरा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई स्पोर्ट्स सेरेमनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम करके लिख सकते हैं और हमारा बहुत ही काम इससे आसान हो जाता है। अब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का है तो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट विद अस इन दिस नोबल कॉज, है ना। तो ये क्या है, आप एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि सीसी पे जो राइट साइड में होता है उसको आप क्लिक कर लीजिए, ताकि जो कुछ अगर मैं कोई सेंटेंसेस बोल भी रहा हूँ तो वो राइटअप में नीचे आता जाए और आप उसको लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यहाँ पे भी ये लाइन, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस अगर आपको बनाने में दिक्कत होती है तो आप उसको ध्यान रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस को कुछ को आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा। जैसे द इवेंट्स शैल इंक्लूड क्लासिकल डांस, जैसे क्लासिकल डांस का है, एनुअल डे का, स्पोर्ट्स डे का, ये सब होता है, तो उसमें हम पार्टिसिपेंट्स मंगाते हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कंटेक्ट टू द अंडरसाइन, या दोज हु आर इंटरेस्टेड, देखिए नीचे लाइन लिखा भी है ना, दोज हु आर इंटरेस्टेड और हैव एनी क्वेरीज में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन लेटेस्ट बाई। ये अगर आपको लगाना है तो ठीक है, नहीं तो अंडरसाइंड तक ला के छोड़ दीजिए। लेटेस्ट बाई 16 नवंबर 2000। अब पता चला डेट आपने यही लिख दिया, नहीं, डेट आपने चेंज करना है, एक सप्ताह बाद का लगाइए, क्योंकि आपका मतलब यह है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, या जिनकी यानी क्वेरी है, कोई क्वेरीज कोई भी हो सकती है, कुछ वो पूछना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे अंडरसाइंड को, अद्यो हस्ताक्षरी इसको हिंदी में कहते हैं।
तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो है क्या करें कि जब लिखें तो आपको आसानी हो। 2-4 लाइनें जब आपको आती है तो आपका हौसला भी बना रहता है, आप कोशिश करते हैं, उसके भी नंबर मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं ब्लड डोनेशन कैंप है ना? तो उसमें क्या है, या कोई ऐसा कैंप है, क्लीनलीनेस कैंपेन है, तो आप क्या करेंगे जब ये लाइन लिखते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट विद अस इन दिस नोबल कॉज, है ना? मैंने कहा ना, सीसी दबा लीजिएगा ताकि मैं लिखना ना पड़े मुझे आपको। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट विद अस, है ना? कोऑपरेट करें, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, यानी कि सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो मुझे सहयोग करें इस जैसे कि इन दिस नोबल कॉज। नोबल कॉज का मतलब ये हो जाता है किसी नेक कार्य के लिए हम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एनुअल डे है और वो नोबल कॉज आपको नहीं लगता, तो इन दिस प्रोग्राम लिख दीजिए आप। तो ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाकर भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं है। तो नोटिस आपने देख ही लिया कि फॉर्मेट क्या है, कैसे है। ऊपर एड्रेस हो गया, फिर नोटिस हो गया, फिर डेट हो गया, है ना? ऐसे लिखना है, फिर सब्जेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन जो लैंग्वेज पे आपकी कमांड हो पेपर में आप वही लैंग्वेज यूज करिए, ताकि एक भी मिस्टेक ना हो। एक भी मिस्टेक होने का मतलब है आपका एक नंबर कट जाना। तो कोशिश करिए विदाउट मिस्टेक लिखिए आप। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि लगभग 5 बजने को है, तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं कर पाऊँगा, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए सारी चीज़ों को बता दूँ। कोई आपसे अगर बाय द वे, हालाँकि स्किप होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि जो-जो चीज़ें कह रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी करते रहेंगे, है ना? अब देखिए, इन्विटेशन है और उसका रिप्लाईज़ है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट 1 मार्क्स का ही है, और कंटेंट उसमें भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, अर्न, फॉर व्हॉम एंड व्हॉम टू कॉन्टैक्ट, यही होता है 2 मार्क्स का इसमें। और एक्यूरेसी और ग्रामर वगैरह का ध्यान रखेंगे, कोहेरेंस यानी कि रिदम, फ्लुएंसी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, 1 मार्क्स होती हैं। तो फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है, ये ध्यान रखिए थर्ड पर्सन में लिखा जाता है ना? और इसमें हम कोई एब्रिविएशन यूज़ नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। वर्ड लिमिट हमारा 50 वर्ड्स का होता है। और ये ध्यान रखिए आप कि नेम ऑफ द पर्सन हु इज या आर इनवाइटेड, इनवाइटिंग, कौन इनवाइट कर रहे हैं उसको आपने देना है। फॉर्मल एक्सप्रेशन होना है, जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, है ना? इस तरह के सेंटेंस लिखा। टाइम एंड डेट, कब बुला रहे हैं वो आप बताएंगे ही। पर्पस एंड ओकेजन आपको बताएंगे, है ना? अब एक चीज़ और भी है, जैसे कि RSVP हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, है ना? जिसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है, लगभग ये फ्रांस का है ना? और 1845 के आसपास ये पहले यूज में देखने को मिला था, और तब से यूज कर रहे हैं हम। रेस्पोंडेंट एज वेल वाउस प्लाइट, ये होता है। इसका मेन मतलब ये है कि रिस्पोंडेंट जो रिस्पोंड है, रिस्पोंड इफ इट प्लीजेज यू, यानी कि आप खुश होए, अगर खुश क्या होए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा हो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप हमें रिस्पॉन्ड करें, है ना? यू कह ले शॉर्टकट में कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड, है ना? इसीलिए यहाँ पे एक गलती कर देते हैं बच्चे ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लिखते वहाँ, जबकि RSVP के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि वो उनको कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि RSVP का मतलब यही होता है कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड, कि आप आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे, तो जिस तरीके से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टेलीफोन नंबर इज गिवन एट विच द इनवाइटी में, हाँ ये आ गया, है ना? कि यानी कि वो कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है उस पर वो क्या करें, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको लिखना है ना? 2-4 अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपको इनविटेशन का एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, है ना? जो फॉर्मल इनविटेशन है और इनफॉर्मल याद रखने के लिए देखिए कि आई है, आई लगा हुआ है, तो आई लगा है, तो इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया, आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन में लिखना है। और ये फॉर्मल है, तो ये आप समझ लीजिए कि थर्ड पर्सन में लिखना है। ठीक है? अब इस फॉर्मल इनविटेशन में जैसे कि इंडिविजुअल का हो सकता है, या लार्जर ऑडियंस हो सकते हैं, जैसे कार्ड है, शादी का कार्ड है, बर्थडे का इनविटेशन है, तो बड़े लार्ज स्केल में आप देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल इनविटेशन हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका फॉर्मेट होता है वो लगभग वही होता है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं है कि जैसे फॉर्मल इनविटेशन है, लेटर फॉर्मेट है, रिटन इन टू एन इंडिविजुअल है। और ये भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्होंने फिर लिख दिया DDYYM, ये ऐसे नहीं लिखना आपको कहीं पे भी, है ना? सर मैडम बॉडी 3 पैराग्राफ्स में कोशिश करिए कि 3 पैराग्राफ्स में हो, नीचे 3 से ज़्यादा भी होगा, है ना? ये नहीं है कि वही हो। जैसे प्रिंटेड कार्ड है, वो आपके घर में कोई भी हो, आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। और ये भी इनसाइड अ बॉक्स लिखना है, यानी कि एक बॉक्स में आपको कवर करके लिखना है, ये नहीं कि आपने जहाँ मर्जी लिख दिया, बॉक्स बनाइए। सुंदरता,
कलरफुल नहीं बनाना, आपको स्केच पेन यूज़ नहीं करना, लेकिन अपने पेन को ही आप इस तरीके से कहीं कर्सिव राइटिंग, कहीं आप कैपिटल लेटर को यूज़ करके, कहीं ऐसे करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ स्कूल का नाम लिख दिया यहाँ पे, है ना? रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर, फिर इसके बाद प्रोग्राम का नाम देखिए, ये कितना ये बोल्ड है ना? और ये आपके जो है स्मॉल लेटर है, ये बोल्ड है। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है? और रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी कि आपकी कंपनी आपके आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो। एनुअल डे जो प्रोग्राम है, या जो भी यहाँ पे प्रोग्राम में आप खाली जगह में इसको कुछ भी भर दीजिए आप। और इसके बाद यहाँ देखिए ऑन डेट लिखा, ऐड करके टाइम लिखा। अब ये ऐसे देखिए कैसे है, कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके से बनने के साथ ही, है ना? तो इस तरीके से सुंदरता आ जाती है। फिर इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ये वेन्यू हो गया। जैसे कहा ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, टू हुम। अब टू हुम में ये देखिए किसको कांटेक्ट करना है यहाँ, और ये फ़ोन नंबर का आप एक 1 2 3 XYZ A Z Z Z करके कुछ भी लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये भी ध्यान रखिए, कई बार बच्चे नीचे ये कौन है मेन जो है, स्पॉन्सर क्या है, ये सब ये भी नहीं लिखते हैं। तो ये ज़रूरी है, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलने वाला है ना? यानी कि आपका कंटेंट तभी कंप्लीट होता है जब आप व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ एंड टू हुम कॉन्टेक्ट जो है आप पूरा पूरा लिखते हैं, तभी होता है। तो ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लैंग्वेज को बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ऑनरेबल चीफ गेस्ट, कहीं आपको दिक्कत हो तो डॉट वाले लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे करके आपने लिखा, है ना? नाम चीफ गेस्ट लिख दिया, प्लेस का नाम लिख दिया, वेन्यू, है ना? उसके बाद आपने डेट लिख दिया, ये वो। तो वो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए, सुंदर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एक और हम देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अक्सर शादी वगैरह का आता है पेपरों में। तो देखिए कितना इजी है। जैसे कहते हैं मिसेज एंड मिस्टर, नाम लिखा, आप पेपर में क्वेश्चन में जो दिया होगा वही लिखेंगे आप। ये भी लाइन जैसे बहुत इजी है, सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ। अब यहाँ दिया ग्रैंड डॉटर है, कहीं सन हो सकता है, बेटा है तो सन होगा, सन का डिटेल पहले होगा। यहाँ डॉटर है तो डॉटर की डिटेल हो गई, और यहाँ उसके फादर का नाम हो गया, यहाँ दादा का है, यहाँ फादर का हो गया। और विद करके फिर यहाँ लड़के का नाम हो गया, अगर यहाँ लड़का है तो यहाँ लड़की का नाम हो जाएगा, है ना? गर्ल का होगा। फिर उसके बाद गर्ल है तो यहाँ सन की जगह डॉटर हो जाएगा, है ना? और उसके मम्मी पापा का नाम XYZ, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए, अपने ही लिख दीजिए, या पेपर में क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपने देखिए ऑन लगाया, डेट लिखा, एट लगाया, टाइम लिखा, फिर एट लगाया, प्लेस लिखा, है ना? ये वेन्यू हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए RSVP में इन्होंने क्या किया, दोबारा से जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि RSVP का मतलब यही होता है कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड, है ना? रिस्पॉन्ड इफ़ इट प्लीजेज यू, यदि आपको जैसे खुशी मिले, अच्छा होगा तो आप इसको रिस्पॉन्ड करें, हमें जवाब दें। तो इसमें आपने देखिए एड्रेस दे दिया और इनका आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, है ना? यानी कि जिसकी भी फैमिली की तरफ से इन्विटेशन है, और विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पूरी फैमिली। तो ये सब चीज़ें फॉर्मेट आपको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं बर्थडे का है, तो बर्थडे को भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ की जगह ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ, है ना? डियर डॉटर सन, लेकिन उसमें ये विद वगैरह मत लगा दीजिएगा, कि बर्थडे तो बर्थडे होता है, ये नहीं कि उसका बर्थडे उसके साथ होगा, है ना? तो ऑन द ओकेजन ऑफ करके हम बर्थडे लिखेंगे ऑफ दियर ग्रैंड सन या डॉटर, जो भी है। और बाकी चीज़ें वेन्यू आएंगी, टाइम आएगा, ये सब आएगा, प्लेस ये सब आएगा, RSVP आएगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। कुछ बच्चे बहुत महान होते हैं, सब चीज़ बिल्कुल टू कॉपी कर देते हैं, तो इसलिए बताना पड़ता है कि बर्थडे है तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं आएंगे। आपको ये सब कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है कि आपने जो किया है उसमें और इसमें क्या चेंज हो सकता है। क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, समझिए, फिर आंसर करिए। ज़्यादातर गलतियाँ तब होती है जब हम क्वेश्चन को बिना समझे या आधा पढ़कर करने लग जाते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिए कि जैसे अगर आपने एक कर लिया बर्थडे पार्टी का या मैरिज का या एनुअल डे का, तो सब एक साथ हुए जा रहा है ना? कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए फॉर्मल रिप्लाईज, फॉर्मल है तो आपको पता है कि ये थर्ड पर्सन में ही होगा। एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल, दोनों में से एक एक लैंग्वेज केवल आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फॉर होम एंड होम टू कॉन्टैक्ट, सेम कंटेंट हर एक में रहना है। एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को ध्यान रखना है ना? ब्रीफ होना है, बिल्कुल शॉर्टकट में देना है।
है ना, नॉट टू बी साइंड एट द एंड, एंड में इसका साइन नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। अब कंफर्म करना है या डिक्लाइन करना है, वर्ड लिमिट इसका 50 वर्ड्स होना है, सिंपल लैंग्वेज लिखना है। और ये भी आप देखिए, अगर एक लैंग्वेज कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा काम हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपने अपना सेल्फ एड्रेस लिखा, डेट लिखा, और इसके बाद आपने क्या लिखा, जो अपना नाम है ना, आपको जो पेपर में क्वेश्चन में दिया है वो, फिर आपने लिखा थैंक, यानी कि धन्यवाद करते हैं। किसको करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस सतीश शर्मा, यानी कि जिन्होंने इनवाइट किया था। किसके लिए, फॉर दियर काइंड इनविटेशन, उनके इनविटेशन के लिए, जो कि क्या है अब खाली जगह में, अब हाउस वार्मिंग पार्टी ऑन डेट, और ये है ना, मान लेते हैं डॉटर्स मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, फिर ऑन डेट तारीख, और ये टाइम ये। तो इसमें तो आपको चेंज नहीं करना, केवल यही चेंज करना है कि कहाँ पे जो है प्रोग्राम क्या है, यही चेंज करना है, बाकी तो सब सेम रहेगा। और उसके बाद इसी में इंक्लूड कर दिया है कि विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, जिसको वो खुश हैं एक्सेप्ट करने में, और इट इज़ दियर ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी, और ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो अटेंड करेंगे सेरेमनी को। जैसे मैंने कहा कि नीचे अब आपका साइन वाइन नहीं आना है, तो ये आपका नहीं आना है, बिल्कुल इतना सा लिखा, बॉक्स बनाया, और ये आपका हो गया, यानी कि ये आपको 4 मार्क्स देगा। बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको कहीं पे भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब एक रिफ्यूज़ल का देख लेते हैं। रिफ्यूज़ल में भी देखिए, यहाँ पे सब फॉर दियर थैंक तो आप करेंगे करेंगे, थैंक कर दिया, पहले अपना नाम लिखा, फिर उनका नाम लिखा, थैंक कर दिया। फॉर दियर काइंड इनविटेशन, उनके काइंड इनविटेशन के लिए, फिर उनके टॉपिक जिसके लिए उन्होंने बुलाया था, डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, फिर उसके बाद एक लाइन अब यहाँ से आपको माइंड में रखना है, बट रिग्रेट दियर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू अर्जेंट एंड अवॉइडेबल असाइनमेंट। अब यहाँ पे कहा लेकिन दुख है उन्हें, इनेबिलिटी है, वो मतलब एबल नहीं है इस चीज़ के लिए, नॉट एबल टू, है ना, कि एक्सेप्ट द सेम, वो यानी कि सेम का मतलब वही चीज़ जो उन्होंने इनवाइट किया है उसको वो स्वीकार करने में अनेबल है ना, ड्यू टू अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल असाइनमेंट, यानी कि ड्यू टू अर्जेंट रीजंस लिख दीजिए, कोई अर्जेंट है, कोई दूसरा काम है, अनअवॉइडेबल है, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपको इजी लैंग्वेज लगे उसमें आप कर दीजिए, यानी कि एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल किया। और आपको मैं ये चीज़ें डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है आप एक बार कर लेंगे तो आप फाइनल टर्म के लिए भी आपको प्रिपेयर हो गए, आप उसको आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो अभी करेंगे अभी भी काम आएगा, बाद में भी काम आएगा, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि जो इनविटेशन हो, और मैरिज का हो गया या बर्थडे पार्टी का, तो उसको आप बहुत अच्छी तरह कर लीजिए, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई भी कर लीजिए, छोड़िए कुछ नहीं, क्योंकि छोटे छोटे हैं। और आपको एक नोटिस, ये जो है इनविटेशन, है ना, 4 and 4 8 मार्क्स देने वाले हैं। अब देखिए इनफॉर्मल का मैंने जैसे बताया, सेम चीज़, कंटेंट तो रहना ही है, लेकिन यहाँ पे मी वर्ड यूज़ किया है, यानी कि मी, है ना, मुझे। तो ये ध्यान रखिए कि सेम चीज़ है, डेट हो गया, डियर नेहा, बहुत ही इनफॉर्मल का मतलब होता है कि बिल्कुल फॉर्मेलिटी ना हो जिसमें, है ना, तो इनफॉर्मल कहलाता है वो। और यहाँ पे यूअर्स ट्रूली करके आपने नाम लिखा है, XYZ जो भी है, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है वहाँ पे नहीं था, यहाँ है। और हाई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द फंक्शन एंड एन्जॉय लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी है, ये आपको जरूरी नहीं है। आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, ऐसे करके आप जो भी है वो आप लिख सकते हैं। और या तो आई एम अनेबल टू ज्वाइन, है ना, फॉर सम अनअवॉइडेबल रीजंस करके आप लिखेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस की जगह रिफ्यूजल हो जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर लिख दिया, या कुछ भी है ना, जो आपको इजी लगता है वो आप लिखिए। लास्ट में यूअर सिंसियरली और नाम आपने लिख दिया, विद वार्म रिगार्ड्स। तो ये इनफॉर्मल है, बिल्कुल फ्री टोन में, प्रिसाइज होइए, मिनिमम वर्ड्स में लिखिए, 50 वर्ड्स का ही ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट है एक लाइन में, और बिल्कुल ये नहीं कि ड्राइंग ऐसे ऐसे नहीं करना है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो। जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे देखिए कि इनवाइटिंग मी टू अटेंड यूर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी, है ना, कोई पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है वो, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम, है ना, मैं लेकिन सॉरी फील करता हूँ कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, एंड आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन नेक्स्ट वीक, ये भी एक अच्छा एक्सक्यूज है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन होऊंगा नेक्स्ट वीक में। और उसके बाद ये 2 लाइनों के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन, है ना, मैं मिस करूँगा, यानी कि आपके साथ हूँ, मिस तो करूँगा मैं,
तो ये चीज़ आप एक आश्वासन भी दे रहे हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, है ना। ये लाइन भी आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि ये लाइन भी हर जगह यूज़ हो सकता है, तो इसलिए उसको देखिए कि कौन सी चीज़ है और कहाँ कैसे हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लेटर्स की। लेटर भी आपको पता ही है, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में मतलब वही है, फॉर्मेलिटी नहीं है, और फॉर्मल में फॉर्मेलिटी है। तो ये तो आप समझ ही गए हैं यहाँ तक। तो अब इसमें भी ये ध्यान रखिए, जो आपके में टॉपिक क्या है, लेटर टू एडिटर है और एप्लीकेशन फॉर जॉब है ना। आप जॉब के लिए अप्लाई करना है, दोनों ही ईजी है। दोनों के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज पहले फॉर्म बनाए हुए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और ये भी, इसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट कुछ ऐड करूँ ताकि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। और इसमें देखिए कि ये 5 मार्क्स का है। 1 मार्क्स आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये सब जो आप लिखते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, सेंडर्स नेम लिखते हैं, ये सब जो आपका पूरा फॉर्मेट है, ये 1 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में आपका कंटेंट आ जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर है ना। उसमें 2 या 3 पैराग्राफ मिनिमम बनाइए ताकि अच्छा लगे, सुंदर लगे। उसके बाद एक्यूरेसी एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग है, जो कि आपको ध्यान रखिए कि उसको, जैसे कोहेरेंस है, लयबद्धता से आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो डिटेल्स हैं वो सब ठीक ठाक होना चाहिए। अब जो फॉर्मल में आपके जो जॉब का लेटर है, उसको भी ध्यान रखिए, ये सब लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, है ना। लेफ्ट अलाइन का मतलब है बिल्कुल लेफ्ट से लिखना है, जो भी लाइन है वो यहीं से होगा। कई बार बच्चे कोई यहाँ से कोई यहाँ से, कुछ लाइन यहाँ, तो बेकार लगता है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखे नीचे से, है ना, ताकि अच्छा रहे। डेट लिखने का तरीका वही रहेगा जो मैंने पहले आपको बताया है ना। उसके बाद इसमें बॉडी जो है, अगर मैं जॉब की बात करूं तो इसमें इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एंड द इशू, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, है ना, कि आप लेटर को किस पर्पस से लिख रहे हैं। और उसके बाद एडिटर वाले में खासकर अपने व्यूज आते हैं, या तो आपके प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आता है, तो आप बताइए, है ना। और उसके बाद आप उसमें आप सजेशंस भी ज़रूर लिखिए। कई बार बच्चे लिखते नहीं है, जबकि सजेशंस बहुत ज़रूरी है। और कुछ तो सजेशंस मैंने वीडियो में बता रखे हैं कि यंग जनरेशन शुड कम फॉरवर्ड, है ना। ये सब करके कुछ अच्छी अच्छी लाइनें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी, आप उसको देख लीजिएगा। और लास्ट में जो आप रिक्वेस्ट करते हैं एड्रेसी को, जो भी है, फॉर जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, कि लुक इनटू, या यहाँ पे जो आप एडिटर को लिखेंगे तो उसमें तो आप ये लिखेंगे कि गिव स्पेस इन दियर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। अभी मैं अपने कुछ नोट्स भी कोशिश करूँगा कि इसमें इंक्लूड कर दूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए, है ना, तो आपको लिखने में थोड़ा और बेटर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया है ना, स्कूल पहले तो आपका सेल्फ एड्रेस होता है ना, वो है। सेल्फ एड्रेस के बाद जो आप लिखते हैं, है ना, न्यू दिल्ली यहाँ लिख दिया है। यहाँ फिर ये गलती कर दी इन्होंने, इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको लिखना डेट वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, द एडिटर। अब एडिटर के साथ आप ध्यान रखिए, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर में जैसे द लगाना जरूरी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दीजिए, सबसे बेटर है ना। द हिंदुस्तान टाइम्स लिख दीजिए। उसके बाद उसका एड्रेस कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कनॉट प्लेस लिख दीजिए, दिल्ली लिख दीजिए। कनॉट प्लेस समझ में नहीं आ रहा तो प्रीत विहार लिख दीजिए, है ना। जो आपको इजी लगे वो लिख दीजिए, दिल्ली लिख दीजिए। यानी कि 4-5 लाइनें यहाँ अच्छी लगती है। देखिए मैं कैसे कहूँ कि सेल्फ एड्रेस, एक लाइन का गैप दे दीजिए, फिर उसके बाद सेंडर्स एड्रेस जिसको आप लिख रहे हैं वो गैप दे दीजिए, सब्जेक्ट यहाँ ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद फिर आप यहाँ से फिर लेफ्ट अलाइन करके लिखना चालू कर दीजिए, और फिर लास्ट में आपका वो आ जाए। तो इससे क्या है कि सुंदरता बनी रहती है और आपका देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। कोई भी आप करें, ऐसा करें जैसे देखिए यहाँ इन्होंने किस तरीके से लिखा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ ए ट्यू न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, और उसके बाद ऑन लिखा, है ना। ऑन द, यहाँ पे आप खाली जगह में आप भर दीजिए जो भी, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स, है ना। तो ये आपने व्यूज़ जो दिया है यहाँ पे टॉपिक में चेंज किया। उसके बाद 2-4 लाइनें मैंने कहा ना कि कुछ वीडियोस जो मेरे हैं पहले वाले लेटर राइटिंग में, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता रखे, आप वहाँ से और भी ले सकते हैं। कुछ यहाँ चीज़ें हैं कि टूडेज वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कंपटीशन, ये लाइन भी कॉमन है, कई जगह यूज हो सकता है ना। अब यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज असेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दियर चिल्ड्रन। अब इस तरह की बहुत सारी लाइनें हैं, जो आपको अच्छी लगे वो करें, है ना। लास्ट में सजेशन ज़रूर दीजिए कि जैसे इट इज़ हाई टाइम वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम, है ना। अब ये देखिए क्या है कि प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, उस पे उसके लिए कंप्लेंट लेटर वाला टाइप है, इसलिए मैंने कॉमन कॉमन करके कुछ लाइनें लिखी है ना। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मीडिया हैज़ अ रोल टू
क्लींस द रोटनेस ऑफ सोसाइटी, है ना, दे शुड हाईलाइट दीज प्रॉब्लम्स। तो ये सब क्या है कि आप ऐसे जब लिखते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। और वो मैंने कहा ना, अभी मैं ऐड भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं एक बार इसको बता दूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब है। तो देखिए, इसमें भी क्या है कि एक तो हमारा कवरिंग लेटर हो जाता है, यानी कि लेटर, और लेटर के साथ हम रेज्यूम या बायोडाटा डालते हैं। तो अब ध्यान रखिए कि जो भी रिज्यूम या बायोडाटा देते हैं, अगर उसको मैंने अट्रैक्टिव बना दिया, इसी को हम करिकुलम जो है विठाई कहते हैं, करिकुलम विठाई, है ना। ये मतलब क्या है कि एक तरीके से शॉर्टकट में आपकी आत्मकथा है, संक्षिप्त आत्मकथा कथा आप इसको कह सकते हैं। तो ये आप इसको बाद में क्या करते हैं, जो सेकंड पार्ट में आप अटैच करते हैं। तो इससे आपका लेटर बहुत सुंदर हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि इसमें 8-10 पॉइंट्स हो कम से कम। मान लेते हैं आप कुछ बॉक्स जरूर बनाए ऐसे ऐसे, है ना। अब इस बॉक्स में क्या है, आपने एजुकेशनल अपने लिख दिए, है ना। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, सुंदर लगेगा आपका, है ना। यहाँ पे आपने लिख दिया बोर्ड नेम ऑफ द बोर्ड, परसेंटेज, है ना, सीबीएसई 10th, है ना, 12th। इस तरीके से आपका करके और सुंदर लगता है। तो ये ध्यान रखिए कि इससे आपका फिर रेफरेंस में भी ऐसा ही बॉक्स बना दीजिए, है ना, कि ये आपने दो लोगों के नाम लिख दिए रेफरेंस में, एक इधर लिख दिया एक इधर लिख दिया, है ना। तो इससे क्या है कि आपका काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और लेटर का फॉर्मेट आपके लिए बहुत आसान रहता है ना। जैसे कि यहाँ देखिए, नेशनलिटी हो गई, हॉबीज़ है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने बताया था कि वो बॉक्स बनाएंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में भी बॉक्स बना सकते हैं, एक्सपीरियंस में भी आप बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन इतने बॉक्स मत बनाइए कि पता चला पेपर ही छूट गया, है ना। सैलरी एक्सपेक्टेड लिखा, रेफरेंस में भी आप बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 10 मिनट में सुंदर सा बढ़िया लिख के इसको आप लेटर राइटिंग करिए ताकि आपका अच्छा हो जाए, है ना। अब जैसे हम इस पे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे इन्होंने रेज्यूम लिखा है और किस तरीके से इन्होंने सुंदर बनाया है। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे नोट्स अभी पूरी तरह से एडिट नहीं हुए हैं, मैं इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा जल्द ही, है ना। जैसे देखिए, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, है ना। हम इस तरीके से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे ये रहा, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग, है ना। इस तरीके से आपने खाली जगह में भर दिया, है ना, इट इज़ हेल्ड। और ये भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट दियर नेम्स टू द अंडर साइन लिख दीजिए, है ना। ये लाइन अंडर करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन्फॉर्म सोर्सेज सेड हेयर दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। ये अब रिपोर्ट की लाइनें चालू है। मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर रिपोर्ट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसलिए अभी इसको मैंने वैसा नहीं किया है। अदरवाइज नहीं तो इसके वीडियोज भी अलग से आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू लोकल पुलिस ऑफिशियल्स दैट द, मान लेते हैं रोड एक्सीडेंट या किसी चीज़ का है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपको पता है, पहले डेट लिखना है, टाइमिंग लिखना है। पहले मैं लेटर आपको बता दूं, है ना। हाँ, देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट है। पहले आपका क्या है, सेल्फ एड्रेस यहाँ लिखेंगे आप, है ना। दिल्ली लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया है ना। यहाँ डेट लिख दिया आपने, है ना, छोड़ दिया है शायद, हाँ, या आनंद विहार आ गया ऊपर, है ना। तो इस तरीके से डेट लिख दिया, जो भी है दिया है, नहीं दिया तो एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। उसके बाद द मैनेजर लिखा, है ना। ये आपने कोई भी जैसे, वो भी आपको क्वेश्चन में मिलता है कि आपको किसको लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन डेटेड ये फॉर द पोस्ट ऑफ, ये खाली जगह में आपको ये भरना है। आई ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेम, कि मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ उसी के कैंडिडेट के तौर पे। अब आई एम एन एनर्जेटिक, है ना। अब यहाँ पे ये बच्चे आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि गर्ल एंड ओब्लिक मैन बॉय ये सब दोनों लग, नहीं, आपको एक ही लिखना है कि आई एम एनर्जेटिक यंग गर्ल होंगे आप या तो बॉय होंगे, पोसेसिंग ऑल द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस। रिक्विसाइड का मतलब क्या होता है कि जो आपको चाहिए, है ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, आप उस पर सूट करते हैं, तो रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस हो गया। यानी कि मेरे पास वो सब कुछ है, प्रोसेसिंग का मतलब है मेरे पास है वो सारी क्वालिफिकेशन जो आप चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूम फॉर योर पैरसल। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम आपके उसी के हिसाब से एनक्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ताकि आप मुझे कंसीडर कर सके। और आई शैल फील हाईली ऑब्लाइज्ड इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम।
अब ये जो लैंग्वेज ऐसी लिखी है जो 101% हर लेटर में फिट हो जाए। और बाकी आपको मैंने कहा ही है कि रिज्यूम आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। एनक्लोजर, ENCL का मतलब क्या होता है? एनक्लोजर, यानी कि इसमें संलग्न क्या किया आपने। अब इसमें आपका रिज्यूम है, जो आपको मैंने बताया था कि करिकुलम विटाई जो है, जिसको हम संक्षिप्त आत्मकथा कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं, बायोडाटा कहते हैं, जो आपको लगता है। और बहुत सुंदर है रिज्यूम वर्ड, बीच में भी आप लिख दीजिए, सुंदर लगेगा, है ना। फादर्स नेम, एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये करके भर दीजिए एक पेज अलग से। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। यहाँ एक्सपेक्टेड सैलरी में आपने क्या किया? एक्सपेक्टेड सैलरी में नेगोशिएबल कर दिया, यानी कि हम नेगोशिएट कर लेंगे। रेफरेंस में किसी का नाम नहीं आता समझ में, तो मिस्टर सतीश, हाँ मेरा नाम लिख दीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ मैंने जो मन में आया था, पेप्सी इंडिया लिमिटेड जो लिख दिया, एक RP गुप्ता लिख दिया, ये वो जो शॉर्टकट में आपको ईजी लगे वो आप लिख दीजिए, जैसे आपको ईजी लगे। ये सब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं जिसमें आपको ज़्यादा सोचना है, ये बहुत आसान है ना। अब खासकर एग्जाम्स में ना इस तरीके के आ जाते हैं, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट दे दिया। अभी इस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि वर्क एज अ ट्रांसलेटर, आपको एक ट्रांसलेटर के लिए चाहिए, है ना। लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है, यानी कि किसको करना है? पब्लिशिंग हाउस है कोई दिल्ली की। कॉन्टैक्ट मैनेजर आपको कह रहा है, कॉन्टैक्ट किसको करना है? तो मैनेजर को करना है, यानी कि आपको मैनेजर को लिखना है लेटर, है ना। कंप्लीट CV वही करिकुलम वाइटी है ना, विटाई है ना। और 7 डेज में आप एडवर्टीजमेंट करना है। तो अब देखिए, आपको पहले ही उन्होंने जो जो चीज़ें दी है, वो आपका अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप वो लिखिए, डेट लिख दीजिए, है ना। इसके बाद द मैनेजर, जो पब्लिकेशन हाउस है, अपने आप लिख दिया, फिर दिल्ली लिख दिया, है ना। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर है, वो लिख दिया। और उसके बाद जो मैंने जो फॉर्मेट अभी बताया आप उसको करिए। और रेज्यूम में आप अपना रेज्यूम ऐसे करके लिख दीजिए, ऐसे हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको ऐसे जब दिया हुआ है तो इसी में से आपको ढूंढना है कि आपको किसको अप्लाई करना है। कुछ तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि यहाँ लिखा है यू आर सुधीर, है ना, रेसिडेंट ऑफ ये, तो आपको यही एड्रेस यूज करना है, ना कि कोई आपको अपना अलग से एड्रेस यूज करना है। अब हम रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में भी आपको बताया 5 मार्क्स है ना। और फॉर्मेट है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स कंटेंट है, ऑर्गेनाइजेशन 1 मार्क्स का है। इसमें भी अब देखिए दोनों आपको करने ही है, तो इसको आप ध्यान रखिए। आर्टिकल भी है और ये भी है, तो रिपोर्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और ये जो है गुड इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, अच्छा कंक्लूजन भी दीजिए। बीच में आप इन डिटेल में कोई भी चीज़ को आप लिख दीजिए, है ना। किसी भी इंसिडेंट को देकर हो सकता है, या आपका देखिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो जाता है, खासकर पेपरों में कई बार स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट आ जाता है कि एनुअल डे का लिखिए, स्पोर्ट्स डे का लिखिए। तो ये सब ध्यान रखिए कि पास्ट टेंस में आप लिखेंगे, 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। पहला 3 पार्ट्स का, मैं तो कहूँगा 4 पार्ट्स करिए, है ना। पार्ट 2 में आपका बॉडी होगा, इसके 2 पैराग्राफ्स बना दीजिए। और पार्ट 3 आपका कंक्लूजन होगा, जिसमें आप अपने स्टेटमेंट, कोई सजेशंस या जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखते हैं। और ये ध्यान रखिए कि 3rd पर्सन में लिखा जाता है ना। स्कूल मैगजीन में आपका जो हेडिंग होता है और नेम ऑफ द राइटर, ये होता ही होता है, और डेट भी लिखते हैं हम लेफ्ट में, है ना। तो इस तरीके से हमारा रिपोर्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इंट्रोडक्शन हमारा थोड़ा ऐसा होता है जो एक तरीके से प्रिसाइज कर ले। हालांकि देखिए इसमें 2 टाइप लिखा है, लेकिन हम एक समझे कि आई विटनेस अकाउंट भी होता है और सर्वाइवल भी होता है। जो आई विटनेस अकाउंट होता है उसमें मतलब कि आंखों देखा हाल हम सुना रहे होते हैं। मान लेते कोई रोड एक्सीडेंट हो गया और उसका आंखों देखा हाल हम बता रहे हैं, है ना। या सर्वाइवल में मैं उसमें, या आप है कोई भी हैं और उसमें वो बच जाते हैं, तो वो सर्वाइवल रिपोर्ट होता है। लेकिन मेनली पेपर में आपके यही दोनों तरह के रिपोर्ट आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको हमें लिखना है। और आपको इससे ये भी ध्यान रखना है कि बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है ना। अब यहाँ पे वर्ल्ड ऑटिज्म डे है और उसके बाद बाकी की लैंग्वेज आपको पास्ट टेंस लिखना ही है ना। ये बात सेलिब्रेटेड बाय ये ऐसे लिख दिया। और लास्ट में मैंने, हालांकि इसके लिए भी कुछ लाइन्स अभी जो मैंने अपने नोट्स के बताए हैं, और पहले आप मेरे 1 डे बिफोर में भी कई चीज़ों को देख सकते हैं ताकि आसानी हो। 53 मिनट्स हो गए, मैं कोशिश करता हूँ 30 मिनट में कवर हो जाए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल हो, है ना। बहुत बच्चों के पास ये सपोर्ट मटेरियल भी नहीं होता है और बीच बीच में रोल करना पड़ रहा है ना। तो देखिए, जैसे कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड अराउज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स विच वर वेरी वेल सेटिस्फाइड बाय द स्पीकर, है ना। ये सब कुछ ऐसी ऐसी लाइनें हैं जो कहीं पे भी यूज हो सकती हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। लास्ट में आपने लिख दिया कि द प्रोग्राम एंडेड विद नेशनल एंथम जन गण मन करके डेड। ये नहीं कि पता चला पूरे राष्ट्रीय गान लिखने लग गए, कंटेंट कम रह गया, नहीं, है ना। डॉट 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 ऐसे डॉट 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 डाल दीजिए, है ना, जन गण मन लिख के कि एंड हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और कुछ लाइनें जैसे देखिए,
इसमें भी बहुत अच्छी-अच्छी लाइनें हैं। वो मैं बता ही देता हूँ, टाइम की वजह से थोड़ी जल्दीबाज़ी ज़रूर मचा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा फ्रूटफुल तभी होगा जब मैं इसमें सब चीज़ें बताऊँगा। जैसे देखिए, द प्रोग्राम बिगेन बाय लाइटनिंग ऑफ सेरेमोनियल लैंप बाय द चीफ गेस्ट। अब देखिए कितनी बढ़िया लाइन है ना? ये नहीं है, सपोर्ट मटेरियल बहुत अच्छा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? आफ्टर दैट, और उसके बाद स्क्रिप्ट वाज़ प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। ये अब इसमें भी आफ्टर दैट कोई भी प्रोग्राम लिख दीजिए, वाज़ प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट्स। क्लास लिखना है, लिखिए, नहीं तो शॉर्टकट में वहीं तक डाल दीजिए, है ना? द चीफ गेस्ट गेव अ वेरी मोटिवेटिंग एंड थॉटफुल प्रोवोकिंग स्पीच अबाउट द इंक्लूजन ऑफ। पूरा लिखना है, पूरा लिखे, नहीं तो आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि चीफ गेस्ट गेव एन इंस्पायरिंग लिख दीजिए, एंड थॉट प्रोवोकिंग स्पीच लिख दीजिए कि जो थॉट को, हमारे विचारों को बढ़ाने वाला स्पीच दिया है। और अबाउट करके टॉपिक लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, फुल स्टॉप डाल दीजिए, है ना? ही या शी लगा दीजिए। ऑल्सो हाईलाइटेड द रोल ऑफ यूथ, ये भी नहीं लगाना है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लगा दीजिए, जो उन्होंने हाईलाइट किया है, यानी कि हाईलाइट करना है, यानी कि उजागर किया है ना? और उसके बाद द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड। अब ये भी देखिए बहुत अच्छी लाइन है, हर एक स्कूल प्रोग्राम में आएगा। द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड वोट ऑफ थैंक्स, कि प्रिंसिपल ने वोट ऑफ थैंक्स किया लास्ट में, आफ्टर विच लाइट रिफ्रेशमेंट वाज सर्व्ड, और उसके बाद लाइट रिफ्रेशमेंट दिया गया। तो कितनी बढ़िया लाइनें हैं जो आपके इसी में, आप इसको याद कर लीजिए। याद करने को तो मैं नहीं कहता हूँ, रोट लर्निंग हो जाती है। आप दो चार बार लिखिए, समझ समझ के लिखिए, तो ग्रामर भी आपको समझ में होगा, है ना? और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और कोई भी दिक्कत हो, जहाँ पे भी आपको लगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सपोर्ट मटेरियल सबके पास भी नहीं होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे, है ना? और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए एक और भी है यहाँ पे, एनुअल स्पोर्ट्स सेरेमनी का है, जैसे कोई स्कूल वगैरह का होता है, तो बहुत अच्छी लाइनें लग रही हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि द एनुअल, यहाँ पे खाली जगह में कुछ भी, एनुअल डे, एनुअल स्पोर्ट्स सेरेमनी जो है, इज़ मोर लाइक अ फेस्टिवल एट, है ना? यहाँ पे मौलाना आज़ाद जो कॉलेज लिखा है, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं या एनी स्कूल लिख सकते हैं, कि किसी भी इसके लिए क्या है कि एक फेस्टिवल की तरह है ना? उससे जो आपका जो है थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। और जस्ट लाइक ऑल अदर ईयर्स, है ना? उसके बाद ये खाली जगह में आप फिर ये डाल दीजिए, इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। तो ये कितनी सुंदरता आ जाती है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है ना? और यहाँ पे भी अगर आप ऑन डेटेड करके आप ये डेट लिख देते, इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम लिख देते, तो और भी सुंदर हो जाता। इतने फुल स्टॉप लगा देने से लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी, मतलब छोटे बच्चों वाली लगती है, तो उसको कोशिश करिए। तो यहीं पे हम ऑन डेटेड लगा देते, इन आवर स्कूल प्रीमिसेस लगा देते, या इन स्कूल ऑडिटोरियम लगा देते, तो और भी सुंदर हो जाता। उसके बाद जो है, जो बाकी चीज़ें आपको बताया ही है कि कल्चरल प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड, इट इट लुक्ड वेरी कलरफुल, स्कूल वाज डेकोरेटेड लाइक ब्राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस है जो मेरे पिछले पहले के वीडियोज़ में मिलेंगे, जो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और उससे आपका थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। अब ये देखिए, क्लीनलीनेस ड्राइव का अक्सर पेपर में आजकल आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल का नाम लिखा है, लैंग्वेज में यही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत आसानी है। अंडरटुक अ क्लीनलीनेस ड्राइव, अंडरटुक यानी कि जो उन्होंने उसको किया, ऑर्गेनाइज किया है, जो भी है। और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ये लिख दिया मंथ, अब ये लास्ट महीने का, ये नहीं कि 2022 ही चलेगा, है ना? और इन अकॉर्डेंस विद क्लीन इंडिया कैंपेन, ये चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कि खाली जगह में वो लिख दिया, ऑर्गेनाइज्ड, है ना, क्लीनलीनेस कैंपेन, है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ, है ना, 20, ये 2 अक्टूबर, है ना, गांधी जयंती, ये वो करके आपको और सुंदर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, द स्कूल चॉकड आउट अ मंथली प्लान टू ऑर्गेनाइज न्यूमरस एक्टिविटीज सच एज, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम, पोस्टर राइटिंग, ये वो, स्केट डिबेट्स, ये सब लिख दिया। इस उसके बाद प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग विनर्स, ये सब करके आपके बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये देखिए, द स्कूल प्रिंसिपल अलॉन्ग विद स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम, है ना, इन द क्लीनलीनेस ड्राइव। तो ये लाइन कहीं पे भी यूज हो सकता है। उसके बाद देखिए, दे enthusiastically took up broom and cleaned up the every nook and corner of classroom corridors, ये वो। तो ये सब आपके लाइन जो है, जो आपको, दे enthusiastically participated in this program, शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, है ना? अब जैसे देखिए
कि वर्क इज़ वर्शिप दे रियलाइज्ड इट। अब यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इजी इजी लाइनें आपको जहाँ तक अच्छी लगे वो आप इसको इंक्लूड करके आप और अच्छा बना सकते हैं। लोकल टूर भी पेपर में अक्सर आता है, इसमें भी आप देखिए कि जो लाइनें आपको बहुत इजी लगे, है ना, जैसे कि जैसे ये देखिए, सम्पचुअस रिप्लेसमेंट लाइक लाइट स्नैक्स एंड फ्रूटी एक्सेट्रा वाज रिलीज्ड बाय स्टूडेंट्स वाइल ट्रेवलिंग, है ना। अब देखिए सम्पचुअस रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किंगली, किंगली रिफ्रेशमेंट, बिल्कुल शानदार रिफ्रेशमेंट मिला उनको। और वाज रेलिस्ट, यानी कि रेलिस्ट का मतलब ये होता है कि उन्होंने आनंद लिया, मौज मस्ती की इस चीज़ का, भोजन का, है ना। तो ये सब चीज़ों लाइन से आपके जो जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं उसका आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, ग्रामर के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करिए, ताकि आप जब लिखे तो आपसे गलती ना हो। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी एंड संग सॉन्ग्स वाइल मेकिंग मैरी, है ना। ये भी लाइन ड्यूरिंग दियर जर्नी, तो ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, नहीं आए समझ में तो यहीं तक ला के छोड़ दीजिए, है ना, कि वो बहुत खुश थे। उसके बाद देखिए द स्टूडेंट्स, और बाकी डिटेल में भी आपको बताना है, ये नहीं कि कुछ भी नहीं, मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं आ रहा उनके लिए भी आसान है ना। देयर वर फाउंटेन्स अमिट्स न्यूमरस स्मॉल ponds, स्क्वायर ponds, इट वाज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्यू। तो ये सब चीज़ें जो आपको जहाँ जहाँ ईजी लगती है, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग करके लिख दीजिए, है ना। तो ये सब करके आप बहुत अच्छा अपने आप बना सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी टेक्स्ट बुक भी रह गया है। अब जल्दी जल्दी करने में आप टेक्स्ट बुक को भी करना ही है। हालांकि आप, मैं बताऊं आपको कि पिछले वीडियोस मेरे टेक्स्ट बुक के लिए वन डे बिफोर वगैरह बहुत अच्छे हैं, आप उसको ज़रूर देखेंगे। और एक कहा ना, एग्ज़ाम में निकलने से पहले मेरे 2-3 वीडियोस केवल आप देख लें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द riches दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, माय लास्ट फ्रेंच लेसन। कितनी अच्छी लाइनें हैं ये, है ना। यहाँ देखिए, that had seemed such a nuisance a while ago, है ना, so heavy to carry my grammar, my history, है ना। कितनी अच्छी लाइनें कह रहे हैं कि जो my books, जो कि इतने ज़्यादा मुझे हैवी लगते थे, वो अभी बहुत इजी लग रहे थे। तो ये लाइन अक्सर पेपर में आता है, और ये सब चीज़ों को आप करिएगा, है ना। टेक्स्ट बुक आरटीसीक्यू की जरूर आता है, 6 का बताया मैंने, और एक 4 मार्क्स का, तो आपके 16 मार्क्स तो यही है। तो इसलिए आप इसको समझना है। मैं ज़्यादा टेक्स्ट को डिटेल में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी नज़र पड़े और मैं उसको बताता चला जाऊँ, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई हैड एम हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स ऑन दैट डे, है ना, नहीं लिखा ऑन दैट डे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप समझिए कि जो जो आंसर्स हैं वो मैं आपको जहाँ पे भी दिक्कत हो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, हाँ। अब वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेजर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ क्लासरूम, ये क्वेश्चन ये भी आता है। व्हाट वाज अनयूजुअल ऑन दैट डे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जो एल्डर्स ऑफ द विलेजर्स, ओल्ड होजर, पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर्स वर देयर इन द क्लासरूम बिकॉज इट वाज देयर वे ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट टू देयर कंट्री एंड थैंकिंग एम हैमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, है ना। उनके 40 साल की जो सर्विस है उसके प्रति वो रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे, और जो है वो ये भी करना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो है उनके प्रति, अब उनके मन में अपने देश के प्रति प्यार है। जब उन्होंने कहा था ना कि इफ़ यू हैव कमांड ओवर योर लैंग्वेज इट्स जस्ट लाइक अ की इन स्लेवरी, तो वो लाइन जो है उनको दिल को छू गई थी कि अगर आपके पास अपनी भाषा पे कमांड है तो आपके समझ लीजिए कि आपके पास आज़ादी की चाबी है गुलामी में भी। तो ये सब चीज़ों को समझना है ना। हालांकि आपको बताएं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, तो उसको भी हमें करना है ना। तो अब यहाँ देखिए, विल द पिजन्स वुड सिंग इन जर्मन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कि इज फ्रेंड ट्राइंग टू इक्वेट हिमसेल्फ विद द पिजन्स, है ना। तो ये आप समझना है कि देखिए आंसर में मैं बहुत खुश नहीं हूँ कि बहुत अच्छा आंसर है। हाँ, मेरे नोट्स वाले आंसर आपको टू द पॉइंट और बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर भी आप यहाँ पे भी आप इसको देख लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उनको समझा दूंगा। अभी तो मेरी प्रायोरिटी है कि अब मैं 5 और 10 मिनट के अंदर अब ये पूरे ख़त्म करूँ इसको, है ना। देखिए अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि एम हैमल डिलीवर स्पीच ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल
अर्जिंग द विलेजर्स एल्डर्स स्टूडेंट नेवर टू लीव दियर नेटिव लैंग्वेज, है ना, मैंने कहा ना अपने नेटिव लैंग्वेज को नहीं छोड़ना है। इसी को कहते हैं लैंग्वेज शोइनिज्म, है ना, अपने भाषा को लेकर ज़्यादा सुपीरियर फील करना। अब इस पर आपको स्पीच लिखना है, कभी डायरी लिखना है, कभी कन्वर्सेशन लिखना है, तो इस तरीके का है। जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रोल करता हुआ अभी चल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इससे आसानी होगी। देखिए अगले क्वेश्चन में डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी एंट्री की भी कुछ लाइनें मैंने 9th क्लास का वीडियो है, हालांकि वो बहुत अच्छा है, उसको भी हम बना सकते हैं कि बहुत आसानी होती है कि उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब लॉस्ट स्प्रिंग की बात करूं मैं, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका भी, और ये मोस्ट ये चारों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यही क्वेश्चन आता है ये वाले ऐसे करके कि स्टील कैनिस्टर्स टू बी हैवियर देन द, ये रहा लिखा हुआ, है ना, स्टील कैनिस्टर सिम्स टू बी हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, है ना। यानी कि मेन क्या था कि ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, वो अपना केयर फ्री लुक था वो खो चुका था, है ना। इवन दो ही इज पेड मोर एंड गिवन हिज मील्स, उसको खाना जरूर मिलता था लेकिन ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन अब वो खुद का मालिक नहीं था, अब नौकर बन गया था। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है ना। और इसका ये कि व्हाट इज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहब आलम, ठीक है। तो ये क्या है ये कि साहब आलम की बात करें तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स साहब आलम का मतलब होता है, बट साहब वाज ओब्लिवियस ऑफ व्हाट इट मीन्स। ओब्लिवियस का मतलब ये होता है कि वो बेखबर था, उसको पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है। और खासकर वो क्या है, एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज के साथ वो स्क्रॉन्जिंग इन द गार्बेज हिप्स टू मेक बोथ एंड्स मीट, है ना, यानी कि गुजारा करने के लिए कूड़ा देखता था, ढूंढता था। अब देखिए एक लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, मुकेशस ग्रैंड मदर जो है वो कहती है। तो इसमें जो वर्ड है, कैन द लीनिएज बी ब्रोकन इन योर ओपिनियन, कि क्या ये जो लीनिएज है, लीनिएज का मतलब ये होता है जैसे कि कोई वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ें, तो वो क्या तोड़ा जा सकता है, वो ये ऐसा कहती है, उसे पूछती है। तो ये क्या है कि इट इज़ दियर डेस्टिनी दैट दे आर पुअर, ये उनकी डेस्टिनी है, किस्मत है कि वो गरीब है। और बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, और बेंगल मेकर्स की कास्ट में वो पैदा हुए हैं, तो उनको क्या करना है कि ये गॉड गिवन लीनिएज है, यानी कि भगवान का दिया हुआ ये वंशावली की प्रथा है कि उनको ये काम करना ही पड़ेगा। वो अपने हस्बैंड को देखती है, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, ये सब वही सब चीज़ें हैं। आंसर डिटेल में नहीं बताऊंगा ये बस, लेकिन ये भी मत समझिए कि पूरा रटना है ना। इसको शॉर्टकट में आप समझिए, जो लाइन मेन है वो आप समझिए कि शी बिलीव डैट कि इट वाज दियर गॉड गिवन लीनिएज, है ना। अब इसमें कोई यही क्वेश्चन में साथ में पूछ दे कि डू यू थिंक द सेम, कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप उसमें अपने ओपिनियन दीजिए, उसी पे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। कई बार इसमें क्वेश्चन में कन्वर्सेशन आ जाता है कि आप उसमें कन्वर्सेशन दीजिए, है ना। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इस बार इंक्लूड किया गया है, क्योंकि सीबीएसई का मेन मकसद ही आजकल वही रह गया है ना, कि वो कंपिटेंसी आपको देखना चाहते हैं कि क्या आप ज्ञान ले लिया लेकिन आप उसको रियल लाइफ में यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जैसे ये भी देखिए, बिगिन द कन्वर्सेशन इन द फॉलोइंग वे, है ना, कह रहा है कन्वर्सेशन करिए, है ना, बातचीत करिए। अनीश जंग का है कन्वर्सेशन मुकेश के साथ, ठीक है, तो मुकेश के फादर के साथ। तो एक बार उसका नाम लिखिए, दूसरी बार उसका, तीसरी बार उसका, फिर चौथी बार फिर उसका, तो ऐसे करके 10 बार, 5 बार वो, 5 बार ये लिख लीजिए। हेलो हाय बाय करके लास्ट में ये वो हो जाएगा। बीच में कुछ लाइनें आप अपने अकॉर्डिंग बना बना कर लिखिए। जो क्वेश्चंस की शुरुआत करिए, 2 मिनट सोचने में लगाइए कि वो उससे क्या पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। इस तरीके से जैसे आपको जहाँ लगे, आप शॉर्टकट में आपको लगे। तो हाँ, ये एक बहुत क्वेश्चन पेपर में आता है कि चाइल्ड लेबर है अ ब्लॉट ऑन सोसाइटी, देखा जाए तो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपने व्यूज़ लिखिए। आप या सपोज यू मेट विद मुकेश एंड राइट योर व्यूज़, तो इस तरीके का आप क्वेश्चन बना। अब है विलियम डगलस का डीप वाटर
है ना? ये आपको पता है कि इसमें मेन क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा नोट्स भी अटैच किया हुआ है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। माइंड मैप करके देखिए, कोई भी कैरेक्टर को एनी लॉन्ग क्वेश्चन, एनी कैरेक्टर स्केच कुछ भी नहीं आ रहा तो आप उसको कर लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा, है ना? और स्टेंजा वगैरह इसके बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा पेपर में आ जाता है, जो लास्ट में वो कहता है, ओह आई हैव वॉन, है ना? तो वो ये फियर इटसेल्फ, वी हैव टू फियर इटसेल्फ। तो ये सब लाइनें जो बहुत अच्छे अच्छे इसमें कोट्स हैं, है ना? तो वो आप उसको समझिए, बनाइए, है ना? आई क्रॉस टू ओब्लियन एंड कर्टन ऑफ लाइफ, है ना? तो जो आपको आंसर लिखे, ये हाँ ये, माई लेफ्ट लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, है ना? तो इसमें क्या वो बताना चाहते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है, हालांकि मैं जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मेरे आपको नोट्स में ज़रूर मिलेंगे। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो तो उनकी संख्या कम है और कुछ नहीं भी है, तो इसलिए आप उसको मेरे वन डे बिफोर वगैरह में जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। और विलियम डगलस का तो आप 101% मेरे वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना? अब यहाँ देखिए, डगलस वांट्स टू शेयर द फियर्स एंड इमोशंस एक्सपीरियंस बाय हिम विद हिज डायरी। यहाँ डायरी एंट्री है ना? तो अब यहाँ देखिए, डियर डायरी, है ना? डेट एंड टाइम वगैरह भी आगे आप लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना? और उसके बाद आप बिल्कुल इनफॉर्मल वे में, डायरी आपकी पर्सनल चीज़ है, तो आप अपने पूरे इनर हार्ट की जो बातें हैं वो लिख पाते हैं, तो उस तरीके से आप बनाकर उसमें लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए, इफ़ वी सरेंडर टू आवर फियर्स दे ओवर पावर अस, इफ़ वी फेस देम दे फेड अवे, है ना? अगर हम उनका सामना करें फियर, डर का, तो वो भाग जाते हैं। तो इस पर आर्टिकल लिखिए, है ना? या आप अपने व्यूज़ लिखिए, या डायरी लिख दीजिए, या किसी से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जो बहुत आसान है कर पाना, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। अब हमारा जो रेड ट्रैप है, इसके कई क्वेश्चन मुझे दिख ही नहीं रहे इसमें, लेकिन मैं बता दूं कि व्हाट वाज हिज फेवरेट पास्ट टाइम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? उसके बाद उसका एक और भी क्वेश्चन है कि जो, हाँ, द क्रॉफ्टर वेलकम द पैडलर टू हिज कॉटन, या इससे बेटर क्वेश्चन ये है कि वाई ही शोड हिम 30 करोड़। आपको लास्ट ईयर के वनडे बिफोर में मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्वेश्चन यहाँ पे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, है ना? और जल्दीबाजी भी है, तो शायद हो सकता है इसलिए भी ना दिखते हो। तो विमेन आर बेटर एट कन्विंसिंग एज कम्पेयर टू, ये देखिए अलग सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि विमेन आर बेटर एट कन्विंसिंग एज कम्पेयर टू मैन, कि जो विमेन हैं, औरतें हैं, वो बेटर कन्विंसिंग है, वो ज़्यादा कन्विंस कर पाती हैं, है ना, मना पाती हैं, बजाय एक पुरुष के। पुरुष तो एक हाइपर भी हो जाता है, लेकिन वो बड़े पेशेंस से करती हैं। तो इसी को कहता है कि एक एग्जाम्पल देते हुए, क्योंकि एडला ने कन्विंस कर लिया था उसको, लेकिन आयरन मास्टर नहीं कर पाया था। तो उस पर एक क्वेश्चन है, आंसर आपको जहाँ पे भी लगे आप उसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी होगी। मैं तो कहा ना कि मैंने पूरी कोशिश की है, कि बार बार डिमांड हो रही थी, बार बार कुछ साथी, हाँ, वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन एस्टेल, इज दिस केस जस्टिफाइड? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल। और इसका आंसर भी बहुत अच्छा आंसर आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, उसमें देख लीजिएगा, है ना? ही साइंड हिमसेल्फ बिकॉज, मैं बोल भी देता हूँ, सीसी दबाएंगे तो आपको आ भी जाएगा, है ना? ही केम देयर एज अ थीप बट वेंट फ्रॉम देयर एज अ कैप्टन, है ना? दैट्स वाई ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन एस्टेल। तो ये ध्यान रखिए, ये आंसर इसका मेन की पॉइंट है। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कि टेम्पटेशन टू बेट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल कॉस्ट, है ना? यहाँ पे क्या है, पेडलर बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ द क्रॉफ्टर एंड वाज कॉट इन द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। पेडलर क्या है, बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर जो था उसके में मतलब उससे पकड़ा गया, उससे मतलब छकाया गया जैसे कह लीजिए, और इसको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हमें टेम्पटेशन को, लालच को। तो इस पर आर्टिकल लिखना है ना? स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, तो ये सब, या डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड टू ब्लेम हिम बिकॉज ही वॉज अ पुअर मैन, तो क्या करता उसने जीवन भर दे। तो इन चीज़ों पे आपके अंदर के व्यूज जानना चाहते हैं, है ना? अब देखिए, राइट अ कन्वर्सेशन हाईलाइटिंग द डिस्पैरिटी। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, वो आंसर को अटैच कर सकता है बनाकर, मैं यहाँ पे करेक्ट करके उसको बता दूंगा, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं उसको देखूं भी। अब जैसे कि डू यू सिम्पथाइज विद द पेडलर और आयरन, जो आपकी सिम्पथी है वो पेडलर के साथ है कि आयरन मास्टर के साथ है, आपकी जो सहानुभूति, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? आप एक तो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस
की जो बात है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, तो आप इसको देख सकते हैं और बनाने की कोशिश करिए, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे तब भी आपका काम बहुत अच्छा आ जाता है। अब देखिए गांधी का भी इंडिगो का जो है वो 25% से क्यों अग्री कर लेते हैं। उसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है उसका कि जो राजकुमार शुक्ला वाला है कि ये इलिटरेट है येट रिजोल्यूट, है ना। तो राजकुमार शुक्ला क्या था, शेयर क्रॉपर था फ्रॉम चंपारण, है ना। चंपारण का एक शेयर क्रॉपर था, चंपारण बिहार में है जहाँ ये इंडिगो की क्रांति आई थी सबसे पहले। तो ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वो क्या है, तब तक वो उनको नहीं छोड़ता जब तक गांधी वहाँ के लिए रेडी नहीं हो जाते जाने के लिए, है ना। तो गांधी टोल्ड हिम दैट ही वॉज बिजी बट ही फॉलोड हिम एवरीवेयर ही वेंट एंड फाइनली सॉट हिज कंसेंट, है ना। तो यानी कि उन्होंने जब तक उसका पीछा किया जब तक उन्होंने जो है उसकी बात नहीं मान ली। अब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस ट्रियम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, है ना। ये सब लाइनें हैं बहुत, ये देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप आंसर को स्क्रीनशॉट करिए फिर उसको करिए। अब जैसे देखिए फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बनाने की कोशिश करनी है और एक ही आंसर से मैंने कुछ समझ में नहीं आया तो एनी लॉन्ग क्वेश्चन और एनी कैरेक्टर स्केच दोनों वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे लाइंस और आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आंसर्स कैसे हमें बनाने होते हैं। अब देखते हैं पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में मेरी कोशिश होगी कि मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेंजा आपको बता दूं और साथ में जो भी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूं। ज़्यादातर बच्चों की ये जो है कंफ्यूजन रहती है। जैसे देखिए यहाँ पे सिमली है ना। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जहाँ पे भी लाइक वर्ड लगा है, एज लगा है तो वो सिमली होता है। तो यहाँ पे एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स जो है वहाँ पे सिमली है। पर्सोनिफिकेशन भी वर्ड यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार, सिमली को हम उपमा कहते हैं, है ना। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग एक बच्चे की तरह जैसे भागते हैं ना, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स वर्ड लिखा है, तो ये इमेजरी भी है, ठीक है। और ये मेटाफोर में है, मेटाफोर है इमेजरी, चिल्ड्रन स्पेलिंग, है ना। जो वर्ड यूज है चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स और स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन जो है ये सिंबलाइजेज भी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कई बार ये जरूरी नहीं है कि वो सिंगल ही पोएटिक डिवाइस हो, है ना। फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, है ना। दो दो भी हो सकते हैं, तीन तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, उसको समझने की कोशिश करिए और जो ऑप्शन दिया है उसमें आप कोशिश करिए। जैसे पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण, इंसान की तरह कोई वर्ड यूज किया जा रहा है, ही शी की तरह पेड़ को यूज किया जा रहा है ना। तो या कोई नॉन लिविंग है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो सिमली होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। और मेटाफोर को हम रूपक अलंकार कहते हैं। और इमेजरी में जैसे कोई इमेज बन जाए, पिक्चराइज हो जाए तो उसको इमेजरी कहते हैं। जैसे चिल्ड्रन स्पेलिंग है, इमेजरी भी है और ये मेटाफोर भी है। मेटाफोर रूपक अलंकार को कहते हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ और है कि स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइजेज यूथ। यहाँ पे जो देखते हैं कि एजिंग इज़ द नेचुरल प्रोसेस, जो एजिंग है, मदर्स कमला दास जो है काफ़ी दुखी होती है, तो वो चीज़ें जो है इसी के लिए वर्ड यूज किया गया है ये। और विंटर्स मून सिंबलाइज करता है फ्रेल हेल्थ का, डीके का एंड डेथ का। कई बार क्वेश्चन आता है वाई हर फेस इज कंपेयर्ड विद लेट विंटर्स मून, ठीक है। और आयरनी भी है लास्ट में। आयरनी क्या है, सी यू सून अम्मा एंड हर प्रोलॉन्ग स्माइल। अब देखिए एक तो स्माइल है, अंदर से वो दुखी है ना। फियर एंड एगनी है ना। द पोइटिस एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए कि इसीलिए वहाँ पे क्या है, आयरनी है। आयरनी व्यंग्य होता है। तो अब देखिए इसमें ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका स्टेंजा है, आई लुक्ड अगेन एट हर वन एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक चाइल्डहुड फियर है। चाइल्डहुड फियर पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हर मदर वुड बी नो मोर, है ना। बार बार बच्चों वाला डर होता है कि अब वो मर जाएगी ये वो, तो ये है। तो इसलिए जो है ये पेपर में अक्सर आता है। अब यहाँ पे सी यू सून अम्मा कहते हैं और ये क्या है, सी यू सून अम्मा। वो कह क्या रही है कि फिर मिलेंगे, लेकिन उसको डर है। उसको डर किस बात का है कि वो दोबारा मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। इसका ये स्टेंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा ना, यंग ट्रीज स्पेलिंग स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, है ना। तो ये देखिए कि जो क्वेश्चन आपके स्टेंजा आता है, नेम ऑफ द पोएम बताइए, तो नेम ऑफ द पोम उसमें नाम बता दीजिए। नेम ऑफ द पोइट बताइए तो उसमें पोइट का नाम बता दीजिए, है ना। और ट्रीज स्प्रिंटिंग का वर्ड क्यों यूज़ किया है
तो द पोएट गिव्स एन इमेजरी, है ना, इमेजरी क्रिएट किया उसने कि ट्रीज मूविंग फास्ट विद द पेस ऑफ द पोएट्स कार एज ऑल ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेड़ भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे कि एक तरफ देखते हैं ना हम जब चलते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से एक दिखा रहे हैं एजिंग जो है नेचुरल प्रोसेस है, टाइम नेवर स्टॉप्स। तो ये सब चीज़ों को वो बताने के लिए उसने इमेजरी पोइट ने यूज़ किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेट विंटर्स मून में क्यों कंपेयर किया है, और कंपैरिजन क्या जस्टिफाइड है। तो ये तो जब भी यस और नो है, इफ है हेल्पिंग वर्ब से है तो यस और नो में आप आंसर दे दीजिए, है ना। और मेन चीज़ क्या है इसके आंसर्स में, वही मेरे मेरे हालांकि लास्ट ईयर के जो वीडियोज है उसको देखिएगा, उसमें आपको टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। हालांकि कोशिश करूंगा एक दो क्वेश्चन भी मैं अटैच करूं। अब ये कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा का, इसमें वो कहते हैं 12 सेकेंड तक 12 यूज़ किया उन्होंने, यानी कि देखा जाए टाइम का सिंबल 12 आवर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस, साइलेंस का इंपॉर्टेंस बताए। और या तो आप कोई भी आंसर में ना, ये देखिए बाय दिस वे साइलेंस गिव्स अ वे टू स्टॉप थिंक एंड एक्ट, इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन रिफ्रेश अस ऑल टू डू द बेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर। ये मेन थीम है ना, मेन थीम ही यही है। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन करना, मेडिटेशन करना, ये हमें रिफ्रेश कर देता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे पोएट बार बार कह रहे हैं। तो हर क्वेश्चन का, जैसे अकॉर्डिंग टू द पोएट, कीपिंग स्टिल एंड क्वाइट विल फैसिलिटेट इंट्रोस्पेक्शन एंड फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी। ये लाइन कर लीजिए, हर क्वेश्चन के आंसर्स में लगभग ये यूज हो जाएंगे, है ना। कई छोटे मोटे एग्जॉटिक मोमेंट का अलग आंसर है कि बिकॉज इट विल बी ब्लिसफुल मोमेंट, है ना, कि बहुत ही कहता है ना कि अगर इतनी शांति होगी तो कितना एग्जॉटिक मोमेंट होगा। तो क्या है कि एक मतलब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली फीलिंग होगी। तो जिस चीज़ को कह रहा है, तो आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि पोइट्री सेक्शन का मेरे वाला कंबाइंड आंसर है 5-5 क्वेश्चन का सिंपल आंसर। एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पे, ग्रीन वर्ड्स की बात क्या हो रही है, वो कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर की बात हो रही है, या वार विद नेचर की बात हो रही है कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसलिए ग्रीन वर्ड्स का यूज किया है पोइट ने। इसके अलावा भी आप देखिए कि जो पोइट है वो क्या कह रहा है। पोइट जो है ये कहता है कि बिलीव्स इन लाइफ, सो ही इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है क्या, नो ट्रक्स विद डेथ, है ना, नो डेथ्स विद ट्रक, ऐसे कुछ लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो ये नहीं चाहता कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, बस ये हो जाए कि कोई डेथ ना हो, अच्छी एक्टिविटीज हो, बुरे ना हो। अब जरा पोइटिक डिवाइस देखें, सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस है, इसको अलिट्रेशन कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, हर्ट हैंड्स, एच एच का रिपीटेशन है। क्लीन क्लोथ्स, एच एच है। रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति कहते हैं। विदाउट रश विदाउट इंजन, विदाउट विदाउट दो बार आ गया, है ना। कोई वर्ड आ जाता है या कोई फ्रेज आ जाता है, कोई सेंटेंस, इस तरह रिपीटेशन होता है। सिंबोलिज्म, जहाँ पे वो कोई सिंबलाइज कर रहा है, किसी चीज़ का प्रतीकात्मक है। जैसे ब्रदर्स है, वो मैनकाइंड के लिए यूज हुआ है। ग्रीन वर्ड्स है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटाव के लिए हुआ है। वार्स विद गैस, पॉल्यूशन के लिए हुआ है। क्लीन क्लोथ्स, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हुआ है, यानी कि एक पर्सपेक्टिव चेंज होना, परिवर्तन हो जाना किसी का, है ना। शेड सिंबलाइजेस प्रोटेक्शन, शेड यानी कि छाया, यानी कि किसी के प्रोटेक्शन में रहना। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, जैसे अर्थ कैन टीच अस, अर्थ कैसे सिखा सकती है, कहा ना कि अर्थ लाइव है, ये यहाँ पे एक ह्यूमन की तरह यूज किया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। मेटाफोर है, रूपक, शेड, है ना, शेड को यूज किया प्रोटेक्शन के तौर पे, है ना। एंटीथेसिस, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखिए, कहता काउंट टू 12 भी कह रहा है और वी विल ऑल कीप स्टिल, दोनों आपस में वो है कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस है, इसलिए इसको एंटीथेसिस कहते हैं। तो ये भी आपका जो है आरटीसी में यूज हुआ है। अब देखिए, जो मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैं वैसे भी अब और क्या कहूँगा इतनी कोशिश के बाद भी, क्योंकि कहा ना ये आंसर को पढ़ के और पूरी किताब कवर करना आसान नहीं होता है। कोशिश की है मैंने, है ना, ये पहला ही एक्सपेरिमेंट है कि मैंने पूरी कोशिश की कि हर एक चैप्टर कवर हो जाए, राइटिंग रीडिंग। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन कोई नहीं। यहाँ देखिए, कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। केवल यही स्टेंजा बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, हो जाएगा ये। अब कहता है कि हाउ इज इनएक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम डेथ। यहाँ टोटल जो पोएट की इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा वो। इनएक्टिविटी का मतलब है एक मोमेंट है, एज अ मोमेंट ऑफ पीस, शांति चाहिए,
और डेथ तो क्या है, एंड ऑफ लाइफ। तो पोएट इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि बस ऐसी जो फ्रूटलेस एक्टिविटीज़ हैं, जो कैट रेस चल रहा है, ये सब बंद हो जाना चाहिए, है ना। वार के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाना चाहिए, है ना। तो वही है, कहा ना, नॉट मूविंग आवर आर्म सो मच, अपने बाजुओं को इतना ना फैलाओ, बाहों को इतना, यानी कि हमारे जो अनएंडिंग डिजायर्स है उसको एंड करना चाहिए। तो ये सब बातें पोइट कह रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आ जाते हैं, है ना, एक पोएम के उसमें चॉइस में वो भी होती हैं। तो ये अब जैसे कहते हैं, ह्यूमन बींग्स आर इन अ मैड रश टू अचीव दियर टारगेट, पागल हो गए हैं वो कमाने के पीछे, या कोई और रेस है या कोई और महत्वाकांक्षा है, तो उस पर बनाकर कहा ना, मैं ज़्यादा नहीं हो तो आप एनी लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, आंसर हो जाएगा। कंपिटेंसी बेस्ड तो क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उसको भी आपको देखना ही है। मॉन मैन कॉजेज हार्म टू मैन काइंड एंड नेचर इन सेवरल वेज, है ना, तो इस पे स्पीच लिखना है। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के लिए, थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स की थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ एवर लास्टिंग हैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ, है ना। तो ये चीज़ समझिए कि वी शुड लिव इन द लैप ऑफ नेचर, है ना। तो ये सब चीज़ों पे है। और इस पे देखिए, मैं सीधा उस पे आ जाता हूँ कि ब्यूटीफुल थिंग्स कौन कौन सी उसने बात की है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसने बात की क्या, कि किड्स मीन्स द सन है, मून है, ओल्ड है, यंग ट्रीज है, एक्सेट्रा है, ठीक है। लाइफ ऑफ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस है, डर्थ है, सैडनेस है। तो ये सब इसका मैंने कहा ना, आंसर आप मेरे नोट्स में से लास्ट ईयर के वन डे बिफोर में से देखेंगे। पोइटिक डिवाइसेस में बता देता हूँ, जिसकी बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की तरफ से डिमांड है। मेटाफर, बार्क हाइट, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड, अनहेल्दी एंड ओवर डार्क स्पिरिट, ये सब क्या है, रूपक अलंकार है ना। जैसे कि कहता है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जैसे कहते हैं ना, अमृत का जो हम पान करते हैं, वो एक तरीके से रूपक के तौर पे एक्सप्लेन भी किया है ना। और उसको कंपेयर करने के लिए पूरा वही कह दिया कि वो अमृत पान हो रहा है, वो चीज़ है ना। एंडलेस फाउंटेन है, ऐसा फाउंटेन है जिससे कि अमृत बरसता हो। स्वीट ड्रीम्स है, सपने बिल्कुल स्वीट ड्रीम्स, है ना। तो इस तरीके से फ्लावरी बैंड कंपेयर किया है, और वो भी ऐसे नहीं किया है कि लाइक लगाया हो, बिना विदाउट लाइक वो उन्होंने फ्लावरी बैंड कह दिया। तो इसलिए अलिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। नोबल नेचर्स हो गया, कूलिंग कवर, सी सी बी बी, बैंड टू बाइंड। पर्सोनिफिकेशन हो गया, इन ह्यूमन डर्थ, है ना। तो डर्थ का मतलब क्या होता है, फैमिन, अकाल पड़ जाना। तो इन ह्यूमन, अमानवीय। अब देखिए, मानव की तरह, जैसे कि उन्होंने इन ह्यूमन वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए, फ्लावरी रीत। फ्लावरी रीत का मतलब क्या है, कि एक रीत को हम कहते हैं पुष्पांजलि, हार, पुष्प, ठीक है। तो फ्लावरी। उसके बाद शेडी बूंस। अब देखिए, शेडी और फिर बूंस, ठीक है। क्लियर रील्स, क्लियर यानी कि स्पष्ट, और रील्स, है ना। कूलिंग खवट। अब देखिए, कूलिंग खवट का मतलब क्या हुआ, खवट हम उसको, हालांकि ये विवाहिता महिला के लिए भी यूज होता है, लेकिन फिर भी एक झाड़खड़ कोई चीज होती है ना, उसके लिए यूज हो जाता है। तो जो ऐसी चीजें हैं, हिडन है ना, दिखाई नहीं दे रही, सीक्रेट, वहां उस सेंस में आ रहा है कूलिंग खवट, है ना। ये ओवट का, ओवट जो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऑब्वियस, उसका अपोजिट है खोवट। तो कूलिंग खवट, ये क्या है, इमेजरी है एक तरह का। इनको जितने भी आप फ्लावरी रीथ्स, शेडी बूंस, इनको पढ़कर एक माइंड में पिक्चराइज हो जाता है कि इस तरीके का है। एंडलेस फाउंटेन, है ना। अभी आपने देखा होगा, एंडलेस फाउंटेन में मेटाफोर भी था, लेकिन ज़्यादा ये इमेजरी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इतने सारे ये अलंकार यूज हुए हैं। जो भी आपको फिर भी डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो स्टेंजा में जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे माइटी डेड वाली बात हो गई, इधर आप देखें तो राइम का भी ध्यान रखेंगे इसमें। और ये, हाँ, ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, सच द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। ये क्या है, इसमें आ जाता है कि कौन कौन से लिस्ट द थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन बाय द पोइट्स, है ना। और इसके बाद एक चीज़ और भी है जो इसमें हम बात करें, वो ये क्या कह रहा है पोइट, वो ये कहता है कि द पोइट कन्वेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एटर्नल। अब ये लाइन अगर आप कर लेते हैं, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बजाय अपने नोट्स पे नहीं जाऊँगा, अब मैं काफ़ी टाइम हो गया है। कि जो एटर्नल है, जिसका एंड नहीं होता, ब्यूटी इंक्रीज करती है विथ टाइम, एंड इट ऑलवेज गिव्स प्लेजर टू इट्स बी होल्डर। और ये हमेशा जो हाथ में ले ले उसे सुंदरता, जैसे किसी को फ्लावर दिया तो उसे खुशी मिलती है ना। तो इट गिव्स एवर लास्टिंग जॉय, ऐसी जॉय मिलती है जिसका कभी अंत ना हो। तो ये जो क्या है, कि ये जो पोएट बताना क्या चाहता है, कि ब्यूटी जो है
वो जो हमेशा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज जॉय फॉर एवर। और इसका एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, है ना। माइटी डेड को भी उसने एक ब्यूटीफुल थिंग्स के रूप में कंपेयर किया है। ये भी इसका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप मेरे लास्ट प्रीव्यू। अब थर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे, तो इसमें नहीं दिए हुए हैं, है ना। और लेकिन जो है मैं फिर भी बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस इसके मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर जैसे कि द स्टोरी जो है रिवील्स रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी टू इल्यूजन, है ना। जैक फेनी पोर्ट्रेज चार्लीज ट्रांजिशन फ्रॉम रियलिटी टू इमेजरी वर्ल्ड, है ना। तो कहते हैं ना कि द स्टोरी डील्स विद वार वरी स्ट्रेस एंड टेंशन। तो इसी पे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, वही आप देख लीजिए। अब टाइगर किंग है। इसके बाद हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। तो एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी, है ना। नैनी उसको कहते हैं फॉस्ट्रेस को, यानी कि आया को, है ना। तो इंग्लिश आया के ये तरीके से देखा जाए तो कितने बहादुर है किंग, जंग जंग बहादुर, है ना। इतने बहादुर हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ वो उनकी गुलामी है, वो क्यों गिफ्ट करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी सत्ता बचाई, ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप इसको करना है ना। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज। तो ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि स्लेवरी माइंड में भी थी, है ना। तो ये जो स्टोरी है वो सटायर ऑन दोज हु आर इन पावर। आपको आंसर मैंने कहा ना पिछले साल के मेरे वीडियोस में मिलेंगे, आप वहाँ से देखिए। हाँ, अब व्हाट डिड ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैंने देख लिया, है ना। लेकिन बस ये है आपको आंसर को पढ़ना है, बना बना के लिखना है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि उसको आपको करना है। अब जैसे कम्पिटेंसी बेस्ड पे भी कहें तो किलिंग ऑफ टाइगर है ना। एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर पे कोई स्पीच है या कुछ इस तरीके का बनाने को कहा जाए। अब देखिए, मैरिज इज नॉट एन ऑफिशियल एग्रीमेंट बट इज बिलीव टू बी अ विश टू लिव टुगेदर फॉर एवर विद द पर्सन ऑफ योर चॉइस, है ना। और जहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइजेज एंड हेट्रेड नहीं होते। यहाँ पे किंग ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया। शादी के लिए भी ऐसी लड़की का चुनाव किया जहाँ पे रॉयल फैमिली हुम ही हैड चूजन टू मैरी, है ना। टाइगर किंग एंड द गर्ल फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, जहाँ पे ऐसी लड़की ऐसी प्रिंसेस है जहाँ पे पहले से खूब सारे टाइगर। तो इस पर अब कन्वर्सेशन लिखनी है। मैंने पहले कहा कन्वर्सेशन में बहुत आसान होता है, हेलो हाय और लास्ट में बाय बाय, बीच में तो दो चार लाइनें हम बना के लिख ही सकते हैं। अब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का पहले से बहुत ज़्यादा डिले होता ही जा रहा है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए इसका मैं बता दूँ, एक तो गोंडवाना वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो कि ये रहा, गोंडवाना वुड हैव लार्जर बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फॉर। मिल भी नहीं रहा है, मैं जितनी जल्दीबाजी में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ और है ना। एक्सट्रैक्ट या कुछ लाइंस होंगी, है ना। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, बिग थिंग्स वुड हैपन। तो एक तो देखिए इसमें, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर यू शुड गो टू अंटार्कटिका। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल नहीं रहा मुझे अभी, एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा, है ना। ये रहा एक, टेक केयर ऑफ ए स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्व्स। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, है ना। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा कि हम छोटी छोटी बातों पे, यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन की बात हो रही है, ठीक है। आंसर मैंने कहा ना, मेरे वाले नोट्स के आंसर्स ऐसे हैं जो कई कई क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आंसर आप वहाँ से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वन डे बिफोर जो है लास्ट ईयर का, वो बहुत अच्छा है, आप उसको देखिए, उसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसके अलावा कि आप अगर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि अंडमान निकोबार जाइए। तो वो भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दोनों क्वेश्चन है और दोनों के मैंने कॉमन से आंसर उसमें बनाए हुए हैं। तो आपका वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए एनिमी, अब इसका इस टर्म का लास्ट चैप्टर है ना। शुक्र है हम लास्ट तक तो आए एनिमी, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि कहीं छूटी ना जाए, है ना। अब देखिए कि जो एनिमी है, ये इसमें एक क्वेश्चन जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड डॉक्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है कि हाना एंड डॉक्टर सदाव इज मेड फॉर ईच अदर। तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि वाई डिड जनरल ओवरटुक द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर, है ना। कि एनिमी सोल्जर का मैटर को क्यों उसने ओवरटुक किया। कहने के लिए तो एनिमी का जो वो जनरल था, लेकिन उसने इस बात को असेसिन्स कहा था, भेजेगा नहीं भेजा। तो ये आंसर है, आप अंडर स्क्रीन शॉट लीजिए जहाँ पे भी जो है आपको लगे और उसका आंसर कर लीजिए, है ना। अब देखिए, हाउ वाज द प्लान ऑफ द पेशेंट्स एस्केप एग्जीक्यूटेड इन द स्टोरी। जो पेशेंट है उसको भगाने का कैसे एग्जीक्यूट हुआ। तो आपको पता ही है कि ही प्रोवाइडेड हिम हिज बोट, गेव हिम फूड, मेड हिम वियर जैपनीज क्लोथ्स,
एंड ऑल्सो हेल्प हिम टू कंफर्टेबली सेल टू अ नियर बाय आइलैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कैसे मदद, लेकिन सबसे ज़्यादा यही है कि हाना ने उसकी डॉक्टर की सदाओं की मदद कैसे की, और लॉन्ग में कि जो मैरिजेज आर मेड इन हेवन, है ना, हाना और दोनों के विचार कितने मिलते जुलते थे। जब सर्वेंट्स ने मना कर दिया तो उन दोनों ने एक दूसरे की कैसे मदद की। तो यही है। और बाकी जो इसके मेरे पिछले साल के वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें कवर है जो इसमें मैंने अब स्किप हुआ है वही वाला। अदरवाइज इसका नोटिस, राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छी तरह मैंने, और रीडिंग सेक्शन को भी बता ही दिया है। पोइटिक डिवाइसेस इसमें अच्छी तरह हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। अब चंद घंटे बचे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसको वीडियो को कल मॉर्निंग में पेपर ही है, चंद घंटे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, है ना। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जल्द से जल्द मैं इस वीडियो को कवर करके, क्योंकि एक चीज़ और है, हाँ, बच्चे ये बार बार जिद करते हैं कि इसको मैं पहले से बता दूं, छपे हुए वाले क्वेश्चन पहले बता दूं, वन डे बिफोर की तरह कर दूं। लेकिन मैं बताऊं आपको, इस चीज़ को समझना है कि जो वन डे बिफोर है वो बोर्ड एग्जाम्स है ना, बोर्ड एग्जाम्स के पहले मैं लाता हूँ, जिसका मेन टारगेट है जो आपके पास लाइफ टाइम जो मार्कशीट रहना है उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स हो, है ना। लेकिन अभी अगर बिल्कुल हम केवल शॉर्टकट में चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पेपरों तक तो हमें पूरा ही करना है। तो इसीलिए ये समझिए, एक क्वेश्चन मुझे अभी और दिख गया है तो वो भी बता देता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज बियॉन्ड एनी बॉर्डर और प्रिजुडिस, है ना, वेयर एज पेट्रियोटिज्म इज द सेंस ऑफ फेथफुलनेस टू आवर नेशन और प्लेस। अब समझिए प्रिजुडिस क्या होता है, भ्रांत धारणाएं बन जाती है, और ह्यूमैनिटी क्या है, उससे परे है, बॉर्डर से परे है वो। जबकि अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते तो उसमें तो उग्र राष्ट्रवाद भी आ जाता है ना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाना, अपने आप को करना, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी पे एक जो ह्यूमैनिटी और पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति और मानवता पे आपको लिखना है। तो ये भी है क्वेश्चन, दिखाई दे गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, और कंपिटेंसी बेस्ड ज़्यादा आते हैं। और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आपको घबराना नहीं है, आंसर अपने आंसर को ही मोल्ड करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, टीचर से भी रिक्वेस्ट है। हालांकि टीम वर्क की कमी होने के कारण लेक्चरर्स हमारे टीम में थोड़े कम हैं, अदरवाइज नहीं तो मैं अब तक फाइनल नोट्स कंप्लीट कर चुका होता, क्योंकि राइटअप अभी हिंद वो हैंड राइटिंग में है, वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। उम्मीद है आपके सामने मैं जल्द से जल्द और भी मटेरियल लेकर आऊँगा, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप 100% पेपर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे और बढ़िया करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया से चैनल से आप ऐसे ही बने रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जो कमी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं उस पर बिल्कुल काम करता हूँ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।